हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग स्कैटरिंग को क्वांटम मैकेनिकली स्टडी कर रहे थे और बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का जो मेथड है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। ओके, उसका एक्सप्रेशन निकाला स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, उसका कब वैलिडिटी क्राइटेरिया उसका चेक किया, और जो एक स्पेशल प्रॉब्लम है कूलाम पोटेंशियल और रदरफोर्ड स्कैटरिंग, उसका तो हमने डिटेल एनालिसिस किया। बाकी प्रॉब्लम्स मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, आप खुद कर सकते हैं। बेसिकली आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना और क्राइटेरिया, वैलिडिटी क्राइटेरिया के लिए आपको केवल पोटेंशियल के को जो आपको दिया गया है उसको पुट करके आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट करने हैं। ओके, तो आपको जो भी पोटेंशियल प्रॉब्लम दी गई हो, उसे स्क्वायर वेल दिया गया है 3 डायमेंशन में, या से एनी अदर प्रॉब्लम, गॉसियन कोई पोटेंशियल दे रखा है, वट एवर द केस आप कर सकते हैं। ओके, अब जो टास्क उसमें बचता है केवल आपको इंटीग्रल्स इवैल्यूएट करने हैं। ओके, यस। सो लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द मेथड ऑफ पार्शियल वेव्स, जिसे हम कहते हैं पार्शियल वेव एनालिसिस। ओके, पहले पार्शियल वेव एनालिसिस को आप ये ना समझे, बाद में तो हम इसे कहेंगे ये बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है। ओके, जैसे बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन हाई एनर्जी लिमिट में यूज़ किया जाता है, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के रिजल्ट्स तब ज़्यादा अच्छे एक्यूरेट मान सकते हैं, आप उन पर ज़्यादा तब रिलाई कर सकते हैं जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी हाई होती है। ओके, बेसिकली हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन मेथड वैलिडिटी क्राइटेरिया में हमने देखा था। खैर वहाँ ये भी कंडीशन आई थी कि लो एनर्जी पे भी वैलिड हो सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, बट बेसिकली इट्स एन हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन मेथड, तो वो हाई एनर्जी में। और जो ये हम मेथड डिस्कस करेंगे इसे हम कहते हैं पार्शियल वेव एनालिसिस का जो मेथड है, बेसिकली लो एनर्जी पे अगर स्कैटरिंग की जा रही है तो वहाँ पे, बट जो ये लो एनर्जी वाला नोशन है कि लो एनर्जी पे इसे अप्लाई कर सकते हैं, वो लास्ट में जब इसे अप्लाई करते हैं वहाँ पे वो आता है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो जो हम इसका एनालिसिस जो हम करने वाले हैं, पार्शियल वेव एनालिसिस जिसे हम कह रहे हैं, ये अगेन जनरल फीचर्स ऑफ स्कैटरिंग से आप इसे रिलेट कर सकते हैं, किसी भी केस में हाई एनर्जी हो या लो एनर्जी में। हाँ, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है इस मेथड को, तो आप केवल कुछ ही टर्म्स तक, हम देखेंगे बाद में हमें एक सीरीज़ मिलती है और उस सीरीज़ के हम केवल कुछ ही टर्म्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक, और वो हायर टर्म्स को हम तब ड्रॉप कर सकते हैं जब एनर्जी कम है। अदरवाइज जो बाकी फीचर्स जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जनरली स्कैटरिंग को अप्लाई होते हैं। इसको जैसे आप बॉन्ड मेथड में सोचिए, बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन में हमने ग्रीन्स फंक्शन निकाला, इंटीग्रल एक सॉल्यूशन लिखा, वहाँ पे तक एनर्जी से कोई रिलेशन ना था, नहीं था। एनर्जी कम हो ज़्यादा हो, वो सॉल्यूशन उस फॉर्म में हमेशा एप्लीकेबल होगा। हाँ, जब इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होती है, जो कि हमारे बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी है, तो फिर हम वो अननोन जो इंटीग्रल के अंदर जो हमारा वेव फंक्शन है उसे इंसिडेंट वेव फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन वहाँ पे आता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इनिशियली जो सारे फीचर्स हैं, ये वेरी वेरी जनरल फीचर्स हैं जो स्कैटरिंग में आप इन आइडियाज़ को हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और केवल लास्ट में वो अप्रॉक्सीमेशन जिसे हम कहते हैं, आप अगर उसे पार्शियल वेव एनालिसिस को अप्रॉक्सीमेशन मेथड कहें, तो अप्रॉक्सीमेशन जब आप लास्ट में इससे रिजल्ट निकालने के लिए कैलकुलेट करने जाते हैं तब आप अप्रॉक्सीमेट करते हैं। ओके, जैसे एक चीज़ हम पीछे से डिस्कस करते आए हैं कि इन प्रॉब्लम्स में फाई एंगल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है, उसको थोड़ा मैथमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, ऑल दीज थिंग्स वी विल सी ओवर हियर। अच्छा, बेसिकली जो मेथड है उसकी आउटलाइन इस लेक्चर में आएगी मोर और लेस। ओके, हम मेथड ऑफ पार्शियल वेव्स में जो स्कैटरिंग से पहले वाला वेव फंक्शन है या स्कैटरिंग के बाद वाला, जिसको मैं अभी बिफोर आफ्टर लिख रहा हूँ, इसको पार्शियल वेव्स के सम के रूप में लिखेंगे। ओके, बहुत सारी पार्शियल वेव्स, उनके ऊपर सम। अभी आप ये समिंग का इंडेक्स भी भूल जाइए। अब ये पार्शियल वेव्स क्या है, और इनकमिंग वेव को भी बहुत सारे पार्शियल वेव्स में कहूँगा उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को। ओके, बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके हमारे इंसिडेंट वेव फंक्शन बना होगा, और ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके हमारा जो स्कैटरिंग के बाद वाला जो वेव फंक्शन है वो वाला बना होगा। ओके, इसको मैंने यहाँ डैश लिखा है, तो ये दोनों वेव्स एक जैसी नहीं होंगी, हम इन्हें भी पार्शियल वेव्स कहेंगे, इन्हें भी पार्शियल वेव्स कहेंगे, लेकिन स्कैटरिंग का असर को हम इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, स्कैटरिंग इन पार्शियल वेव्स को थोड़ा चेंज कर देता है, तो इसीलिए मैंने इन्हें पार्शियल वेव डैश लिखा है। ये भी पार्शियल वेव्स हैं, ये भी हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होंगी। तो हम इस मेथड के बेसिक आइडियोलॉजी ये है, हम इंसिडेंट और जो बाद में टोटल वेव फंक्शन है स्कैटरिंग के बाद, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम पार्शियल वेव कहेंगे। अब ये कंपोनेंट्स किस तरीके के हैं, ये कंपोनेंट्स, ईच पार्शियल वेव जो है बेसिकली वो डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट है। अलग अलग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ होती हैं क्वांटम मैकेनिकली, तो जो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ हैं, अलाउड वैल्यूज़, उनके करस्पॉन्डिंग एक एक कंपोनेंट होगा। तो एक एक पार्शियल वेव जो है एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में आप कहें तो आप एक पार्शियल वेव के एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेट वैल्यू से L = 0, और दूसरे वाले के लिए L = 1 क्वांटम नंबर के टर्म में कहें, और अगले के लिए L = 2, तो आप चाहे हमारा इंसिडेंट
वेव फंक्शन है या जो स्कैटरिंग के बाद जो वेव फंक्शन है, हम उसको इस तरह से ब्रेकअप करेंगे, उसका एनालिसिस इस तरह से करेंगे, और उसमें जो हर एक एल कंपोनेंट है, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल जो है एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है, उस कंपोनेंट को हम कहेंगे ये एक पार्शियल वेव है। और फिर ये मेथड वर्क किस तरह से करता है, हम ये एनालाइज करते हैं कोई पर्टिकुलर एल कंपोनेंट जो इनिशियल वेव में था वो बाद में कितना चेंज हो गया। ओके, अभी चेंज वगैरह का मतलब है आगे क्लियर होगा, बट बेसिकली यहाँ पे स्टडी इसी चीज़ से रिलेटेड होती है। ओके, आप इनिशियल और फाइनल वेव दोनों को, वेव फंक्शंस को दोनों को एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स के टर्म में ब्रेक करते हैं, और फिर आप देखते हैं पर्टिकुलर कोई एल कंपोनेंट जो है, माना L=3 कंपोनेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन आप देखते हैं L=3 कंपोनेंट जो यहाँ था वो बाद में स्कैटरिंग के बाद उसमें क्या चेंज आया है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द आउटलाइन, इसी को हमने समझना है। और बिफोर या इनिशियल जो हमारा वेव फंक्शन है वो तो हमें एग्जैक्टली पता है। इंसिडेंट वेव फंक्शन स्कैटरिंग में जिस तरह से हम कह रहे हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारे इंसिडेंट पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो और डेफिनेट मोमेंटम है, कांस्टेंट मोमेंटम है उनका, इनिशियल मोमेंटम सारे पार्टिकल्स का सेम है, तो हम उसे एक प्लेन वेव से डिस्क्राइब करते हैं e⁻ या जनरल e⁻ थ्री डायमेंशन में प्लेन वेव। लेकिन इस समय हमारा मोमेंटम जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, जिस तरह से हमने अपना सेटअप किया है प्लेन वेव्स। तो हमने करना ये जो मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है, बेसिकली इसमें जो हमने करना है अगर मैथमेटिकली बात करूँ केवल, इस एक्सप्रेशन को ये आपने इसे इस तरह से ब्रेक करना है अलग अलग हिस्सों में, ताकि आप ऐसा कह सकें कि इसका एक जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है उसके लिए एल की वैल्यू 0 है, और फिर जो दूसरा कंपोनेंट है उसके लिए एल की वैल्यू 1 है, और फिर अगले कंपोनेंट के लिए एल की वैल्यू 2। तो पार्शियल वेव का ये मतलब है, इनिशियल वेव फंक्शन है तो यही, लेकिन आपने इसको ब्रेकअप करना है मैथमेटिकली ऐसे कंपोनेंट्स में कि आप हर कंपोनेंट के साथ एक डेफिनेट एल की वैल्यू एश्योरेट कर सकें, ये L=0 वाला, ये L=1 वाला, L=2 वाला। और यही चीज़ हमने जो स्कैटरिंग के बाद वाला वेव फंक्शन होता है, लेकिन स्कैटरिंग के बाद वाला वेव फंक्शन एक्चुअली हमें एग्जैक्टली डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम जो हमारा स्कैटरिंग का जनरल एनालिसिस है उसने हमें कहा है डिटेक्टर की लोकेशन पे जो स्कैटर्ड टोटल वेव फंक्शन है उसकी फॉर्म ये होनी चाहिए, मतलब ये एसिम्प्टोटिक फॉर्म। हमारा इंटरेस्ट अगेन स्कैटरिंग के बाद जो वेव फंक्शन है उसकी डिस्टेंट लोकेशन पे, डिटेक्टर की लोकेशन पे एसिम्प्टोटिक फॉर्म में इंटरेस्ट होगा, और एसिम्प्टोटिक फॉर्म स्कैटरिंग की जनरल थ्योरी ने बता रखी है, हम इस फॉर्म का एक्सपेक्ट करते हैं। इंसिडेंट वेव फंक्शन तो होगा ही, और उसके अलावा एक स्फेरिकल वेव आउटगोइंग, उसका फ्लक्स कंजर्वेशन के लिए अपॉन आर का फैक्टर, और जो डायरेक्शनैलिटी है अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग आपकी हो सकती है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। तो हमारा एम ये एफ ही निकालना है, क्योंकि बाकी क्वांटिटीज़ फिर इससे निकलेंगी। ओके, तो इंसिडेंट वेव फंक्शन को भी इस तरह से ब्रेक करेंगे, फाइनल डिटेक्टर की लोकेशन पे जो वेव फंक्शन है एसिम्प्टोटिकली उसको भी ऐसे ब्रेक करेंगे, देखेंगे यहाँ से यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। और वो जो फ़र्क है उस फ़र्क को अभी यहाँ मैंने सिम्बॉलिकली डेल्टा लिखा है। ओके, Δ1 Δ2 अलग अलग चेंजेस, तो वो इन चेंजेस को हम एफ से रिलेट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक आइडियोलॉजी। क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर यहाँ मिक्स करते रहेंगे। हमारे पास ये स्कैटरिंग सेंटर है और जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, और वो पोटेंशियल भी क्या है, शॉर्ट रेंज। ओके, इवन यहाँ शॉर्ट रेंज का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होगा जो हमने पीछे डिस्कस किया। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में हमारे शॉर्ट रेंज का क्राइटेरिया था R/V मस्ट गो टू 0 एज R टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, पोटेंशियल्स विच टेंड टू इन्फिनिटी विच टेंड टू 0 फास्टर देन 1/R। ओके, वो लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होगा, बट स्टिल शॉर्ट रेंज पोटेंशियल। माना क्लासिकल सेंस में हम रेंज दिखाएं, ये इस रेंज के बाहर ये इनइफेक्टिव है पोटेंशियल। ओके, तो अब क्लासिकली अगर आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके इम्पैक्ट पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर ये डिस्टेंस होती है। इनिशियली वो पार्टिकल जिस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है उसका मोमेंटम जिस डायरेक्शन में है, उस मोमेंटम की जो डायरेक्शन है उसकी इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है, दिस डिस्टेंस। ये अगर ये वाला पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल है तो इसके लिए ये डिस्टेंस जो है B1, ये सेंट्रल लाइन के रेस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है ये B1, ये इसका इम्पैक्ट पैरामीटर है। और कोई दूसरा पार्टिकल ज़्यादा दूर से इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी वगैरह उतनी है, मोमेंटम उतना ही है, लेकिन उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है, ज़्यादा है। और जो पार्टिकल बिल्कुल इस सेंट्रल लाइन के अक्रॉस अप्रोच करेगा उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर होगा 0। इम्पैक्ट पैरामीटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर डायरेक्टली रिलेटेड होता है मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम से, नॉट मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ सारा खेल एंगुलर मोमेंटम का ही है। ये जो अलग अलग पार्शियल वेव्स हैं एक्चुअली ये अलग अलग एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स हैं। ओके, क्लासिकल पिक्चर के साथ अगर आप रिलेट करना चाहें तो ये एक एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट है, इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है। ओके, और ये भी हम शो करेंगे या सिंपल एनालिसिस से देख सकते हैं। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल से अगर स्कैटरिंग हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो होगा क्या, अगर आप इस क्लासिकल पिक्चर को सोचें, अगर ये पार्टिकल इस ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग आया तो बाद में ये इस ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग जाएगा, मतलब एसिम्प्टोटिकली ये जहाँ अप्रोच करेगा इसका इम्पैक्ट पैरामीटर फिर से B1 ही होगा। जो
यहाँ अगर आप इस साइड भी अगर ये डिस्टेंस देखें ये b1 ही होगा, क्योंकि जितना उसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है उसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी उतना ही होगा। ओके, और सिमिलरली दिस। ओके, और ये जो अलग अलग ये मैंने डेल्टा 1 डेल्टा 2 लिखा है, इनिशियल वाले में भी एल कंपोनेंट्स हैं, बाद वाले में भी एल कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम पार्शियल वेव कह रहे हैं, लेकिन ये पार्शियल वेव और ये पार्शियल वेव थोड़ा डिफरेंट होगी। तो ये जो इनिशियल बीम आ रही है इसमें यहाँ जाके इसमें कुछ चेंज आ जाएगा, वो चेंज हमारा डेल्टा 1 होगा। वो चेंज किस में है, क्या है, वही हमने स्टडी करना है बेसिकली, जिसे हम फेज शिफ्ट कहते हैं। ओके, लेकिन अभी के लिए आप जस्ट क्वालिटेटिवली समझिए, हाँ ये जो वेव आ रही है पर्टिकुलर एल वैल्यू वाली, इसमें कुछ चेंज हो गया, इसका चेंज डेल्टा 1 में कैप्चर्ड है। और ये दूसरी वेव जो आ रही है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिफरेंट है, इसमें भी कुछ चेंज आया, इसका चेंज डेल्टा 2 है। तो लास्ट में हमारा एम होगा ये सारे के सारे डेल्टा कंप्यूट करना, एटलीस्ट थ्योरेटिकली, ओके, इन प्रिंसिपल, और फिर इस इन डेल्टाज को एफ से रिलेट करना। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, और इनिशियल वाली स्टेट जो है, मैं फिर से कह दूं, इनिशियल स्टेट जो है मैथमेटिकली हम कहते हैं इनिशियल स्टेट पोटेंशियल से इतनी दूर है, बेसिकली ये रीजन जहाँ से पे हमारा इंसिडेंट वेव फंक्शन हम अप्लाई करते हैं, वहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, 0। और फिर जो हमारा इंसिडेंट वाला वेव फंक्शन है उस पर हमने ये ट्रिक अप्लाई करनी है। इंसिडेंट वेव फंक्शन ये हमें नोन है, लेकिन अब हमें इसे, जिन्हें हम पार्शियल वेव्स कह रहे हैं, उसमें ब्रेक करेंगे, अलग अलग एल कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। और जो डिटेक्टर की लोकेशन पे जो टोटल वेव फंक्शन है फाइनल वाला, लेकिन इसको हम एसिम्प्टोटिकली ट्रीट करेंगे एट लार्ज डिस्टेंसेस। एसिम्प्टोटिक का क्या सेंस है, अगेन इस रीजन में v इक्वल टू 0 है, लेकिन आप ये ना सोचें यहाँ v इक्वल टू 0 है तो हम यही वाला सॉल्यूशन कॉपी कर देंगे। स्कैटरिंग थ्योरी की डिमांड है, अरे उस लोकेशन पे तो वेव फंक्शन आपका इस नेचर का होना चाहिए, तो हम इसके इस तरह के सॉल्यूशन सीख करेंगे। v इक्वल टू 0 ही है इस रीजन में, पोटेंशियल यहाँ आते आते फिर से 0 हो चुका है, लेकिन इस रीजन के सॉल्यूशंस हम कैसे सीख करेंगे, आप एक्चुअली पोटेंशियल की प्रेजेंस में पहले श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करो और फिर उसकी एसिम्प्टोटिक लिमिट चेक करो। एसिम्प्टोटिकली पोटेंशियल वैनिश कर रहा है तो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन को आप मानेंगे वो इस रीजन का सॉल्यूशन हमें दे देगा। तो हमें करना ये है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, इस वाले वेव फंक्शन को निकालने के लिए। जब मैं ये वेव फंक्शन कहता हूँ मतलब एसिम्प्टोटिक लोकेशन पे वेव फंक्शन, एसिम्प्टोटिक लोकेशन पे वेव फंक्शन निकालने के लिए हम वो जो हमारा स्कैटरिंग पोटेंशियल है स्फेरिकली सिमेट्रिक, उसको रख के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और फिर उसके हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन में इंटरेस्ट नहीं होगा, हमें इंटरेस्ट होगा एसिम्प्टोटिक फॉर्म में, जब आर बहुत लार्ज है उस समय वो सॉल्यूशन कैसा नज़र आता है। तो वो सॉल्यूशन जैसा भी नज़र आए, ओके, उससे फिर हम एफ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ दीज। ओके, और लास्ट में जो मैं कह रहा था, पार्शियल वेव एनालिसिस का ये जो सारा एनालिसिस है, यहाँ कहीं एनर्जी का कंसेप्ट नहीं आ रहा है कि मतलब लो एनर्जी पे स्कैटरिंग कर रहे हैं कि हाई एनर्जी पे कर रहे हैं, वो लास्ट में आता है। जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा, ये मैंने कल सिंबॉलिक लिखा है, एक्सप्रेशन ऐसा नहीं आएगा, जस्ट क्वालिटेटिवली आप समझें। जो हमारा एफ का एक्सप्रेशन बनेगा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, उसमें डेल 1 का भी रोल होगा और डेल 2 का भी होगा और डेल 3 का भी, मतलब बेसिकली इन सब का फंक्शन होगा, मुझे ऐसा कहना लिखना चाहिए था, बट मैंने सिंबॉलिकली लिखा है। एफ के एक्सप्रेशन में आपका डेल 1 भी आएगा और डेल 2 पे आएगा, डेल 3 भी आएगा, डेल 4 भी आएगा, डेल 5। तो इन प्रिंसिपल अगर आप, और डेल 1 क्या है, आप डेल 1 आप सोचिए एक एंगुलर मोमेंटम वाली वेव का, किसी पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम वाली वेव का जो डेल्टा है, डेल्टा 2 दूसरी वेव के लिए, डेल्टा 3 तीसरी वेव के लिए। तो आपको एफ कंप्यूट करने के लिए सारी की सारी एल वेव्स जो हैं, सारी की सारी पार्शियल वेव के डेल्टा निकालने पड़ेंगे। लेकिन बाद में हम देखेंगे इनमें से हम हायर टर्म्स को ड्रॉप कर सकते हैं, बशर्ते पार्टिकल की एनर्जी कम हो। अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम होती है तो ये जो डेल्टा हैं, जिनको हम फेज शिफ्ट कहेंगे बाद में, ये फेज शिफ्ट की वैल्यू हायर एल वैल्यू के लिए धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इनमें इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन से होते हैं, केवल शुरू के कुछ इनिशियल, या हो सकता है सबसे पहला वाला, या शुरू के केवल 2 टर्म, या शुरू के केवल 3 टर्म। लेकिन वो कब है, जब एनर्जी कम हो। तो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे आता है, जब आप एक्चुअली इवेलुएट करने पे आते हैं, आप कंप्यूटेशन करना चाह रहे हैं, तो आप इनफाइनाइट टर्म्स तो निकाल नहीं सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे सीरीज़ को ट्रंकेट करेंगे। तो आप सीरीज़ में कितने टर्म्स तक इवेलुएट करना चाह रहे हैं, मतलब आप उतनी हाई एनर्जी तक अपनी कैलकुलेशन को सही मान रहे हैं। ओके, अगर आप बहुत लो एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो होपफुली यही टर्म डोमिनेंट होगा और ये बाकी सारे नेग्लिजिबल होंगे, तो आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे आता है लास्ट में अप्लाई करने के लेवल पे। एफ के एक्सप्रेशन को जब आप अप्लाई करने पे आते हैं, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन से एफ निकालना है आपको, तो आप इनफाइनाइट टर्म्स तो निकाल नहीं सकते, तो शायद आप शुरू का केवल 1 टर्म, या शुरू का 2 टर्म, या शुरू के 3 टर्म निकालेंगे। और उसका मतलब क्या है, शुरू के केवल कुछ टर्म लेने का मतलब आप बेसिकली लो एनर्जी पे फिनोमिना को देख रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन इस लेवल पे आता है। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जनरल आर्ग्यूमेंट्स विदाउट एफ की कैलकुलेशन को छोड़ के, वो सारे आर्ग्यूमेंट्स जनरली अप्लाई होते हैं। ओके, तो पार्शियल वेव एनालिसिस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जनरली अप्लाई होंगे स्कैटरिंग थ्योरी में। ओके, सो दीज हायर पार्शियल these terms depending on higher dels can be dropped for small energies. Okay,
और फिर तब हम ये कहते हैं, हाँ तब ये वाला हम चीज़ कहते हैं, अरे ये मेथड जो है पार्शियल वेव एनालिसिस का मेथड जो है ये बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन मेथड का एक कॉम्प्लीमेंट्री मेथड हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन हाई एनर्जी स्कैटरिंग में एम्प्लॉय कर सकते हैं और पार्शियल वेव एनालिसिस का मेथड लो एनर्जी स्कैटरिंग में। तो अगर दोनों मेथड्स को आप यूज़ करें तो आप किसी भी फिनोमेना की हाई और लो दोनों रीजन्स एनर्जी लिमिट्स को दोनों को एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो इसीलिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक की तरह हो सकता है। अब पार्शियल वेव क्या है, पार्शियल वेव को थोड़ा और बेटर समझते हैं। पार्शियल वेव बेसिकली है अ डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल से आपकी स्कैटरिंग हो रही है तो उसमें मैथमेटिकली वो जो आपका जो भी वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म का हो या आप इस फॉर्म का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ कहीं एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं आ रही, एल आपको कहीं नहीं दिख रहा है, पर इसको इस तरह से ब्रेक करना कि इसमें अलग अलग एल कंपोनेंट्स अपेयर हों, इसको इस तरह से ब्रेक करना, वही एक एक जो एल कंपोनेंट है उसी को हम क्या कहेंगे, एक पार्शियल वेव। और एल कंपोनेंट मतलब एल की वैल्यू 2 मतलब मोमेंटम कितना है 2h क्रॉस, एल की वैल्यू 5 मतलब मोमेंटम कितना है 5h क्रॉस, डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम। तो पार्शियल वेव का मतलब है डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट। आपकी जो भी वेव है उसका एक ऐसा कंपोनेंट, समेशन में तो आप सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, उसका एक कोई ऐसा कंपोनेंट जिसके लिए एल की वैल्यू फिक्स्ड है, एल बराबर 2, एल की वैल्यू फिक्स्ड होना मतलब एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। तो डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, पार्शियल वेव्स। ओके, अब यहाँ पे हमें जो जरूरत पड़ने वाली है, जो मैंने यहाँ पे आउटलाइन किया था, ये वाला तो आसान होगा, इसके लिए हमें सॉल्व वैसे डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, पर वहाँ पे भी ये चीज़ हेल्प करेगी हमें। हमें सबसे पहले ये देखना है स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरह से होता है। ओके, बाद में हमने इसको केवल एसिम्प्टोटिकली चेक करना है। एसिम्प्टोटिकली का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, पोटेंशियल अगर शॉर्ट रेंज है तो डिटेक्टर की लोकेशन पे पोटेंशियल जीरो हो चुका है, इतना वीक हो चुका है शॉर्ट रेंज होने के कारण, वो यहाँ पे इफेक्टिवली कितना है, जीरो। तो इंसिडेंट वेव फंक्शन भी v इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करना है, और जो ये टोटल वेव फंक्शन है जो कि हम इस फॉर्म का एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी कैसे निकलेगा, सॉल्व करो पहले एग्जैक्ट वाला, लेकिन फिर इसकी एसिम्प्टोटिक लिमिट चेक करो। एसिम्प्टोटिक लिमिट मतलब v बराबर फिर से कितना रखो, जीरो। तो बेसिकली हमें श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखना है स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए, वो भी कब, जब पोटेंशियल कितना है, जीरो, कांस्टेंट या जीरो। ओके, तो विद दिस टास्क इन माइंड हमने लास्ट सेमेस्टर में बहुत डिटेल में स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल्स के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया है। उसका मैं एक जस्ट क्विक रिवीजन पेश कर रहा हूँ क्योंकि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, आइडिया। और बाद में हम जब रेडियल इक्वेशन पे पहुंचेंगे तो रेडियल इक्वेशन को तो हम कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल, और वो कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी, जीरो। ओके, इस लोकेशन पे पोटेंशियल जीरो है, इस लोकेशन पे पोटेंशियल जीरो है। ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन ये है 3 डायमेंशन में, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई आर इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर केवल स्केलर आर का फंक्शन है, डिस्टेंस का। ओके, क्योंकि पोटेंशियल जो है नॉर्मली तो वो वेक्टर आर का फंक्शन होता है, आर थीटा फाई का, लेकिन स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स के लिए वो केवल कोऑर्डिनेट आर का फंक्शन होता है। तो के स्क्वायर केवल आर का फंक्शन, जबकि जो ये साई आर है ये आर थीटा फाई तीनों पे डिपेंड कर सकता है। ओके, दिस डेल स्क्वायर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाके हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। डेल स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये, यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज़ किया है। ओके, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली, अदरवाइज आप इसे एक्सप्लिसिटली लिखें तो इसमें एक 1/sin थीटा और डेल बाई डेल थीटा वाला टर्म आता है, और एक 1/sin स्क्वायर थीटा डेल 2 बाई डेल फाई 2 वगैरह वगैरह टर्म, लेकिन वो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर में चले जाता है सब कुछ, अपार्ट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ h स्क्वायर एंड r स्क्वायर। दिस ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की ट्रिक अप्लाई करें कि साई जो आर थीटा फाई का फंक्शन है उसमें एक रेडियल फंक्शन जो कि स्मॉल आर का फंक्शन है, और वाई जिसको हम बाद में स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं या एंगुलर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं, थीटा फाई का। आप ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, इसी फॉर्म में अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें ये और ये, तो आपको दो इक्वेशंस मिलती हैं। ओके, एल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन वाई बराबर सम कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स h क्रॉस स्क्वायर y। ओके, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, माना उस कांस्टेंट का नाम हमने लैम्डा रखा, तो एक इक्वेशन ये बेसिकली आपकी थीटा फाई इक्वेशन है, और r की जो इक्वेशन है वो ये बनेगी। ओके, 1/r स्क्वायर डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर डी आर बाई डी आर प्लस के स्क्वायर माइनस लैम्डा ओवर आर स्क्वायर टाइम्स आर इक्वल टू जीरो। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में इस इक्वेशन में कहीं पोटेंशियल अपेयर नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक कोई भी प्रॉब्लम हो थीटा फाई पार्ट का सॉल्यूशन एक ही जैसा बनेगा, और वो हम एक बार निकाल लेते हैं जिनको हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहते हैं, और सब जगह फिर वही वर्क करते हैं। हाँ, डिपेंडिंग ऑन आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल कौन सा है, के की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और के आपका आता है रेडियल इक्वेशन में। तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो पोटेंशियल डिपेंडेंट होता है, लेकिन एंगुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं होता है। और एंगुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगेन हम थीटा फाई इक्वेशन को सेपरेट करते हैं, फाई इक्वेशन का सॉल्यूशन e टू द पावर आइटा एम फाई, थीटा इक्वेशन का सॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स आपके एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स एंड सो ऑन। तो फाइनली वो सारा आंसर इस तरह से हमें मिलता है
ये बेसिकली एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ऑपरेटर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर। तो हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर एक्चुअली होता है LL+1 H क्रॉस स्क्वायर, आइगन वैल्यू इक्वेशन। दिस स्फेरिकल हार्मोनिक्स निकालने का बेसिक मतलब है एल स्क्वायर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करना। ओके, लास्ट सेमेस्टर में हम ये डिटेल में कर चुके हैं। तो आपको बेसिकली पता लगा लैम्डा जो अननोन कांस्टेंट था वो L इंटू L+1 के बराबर है, जहाँ L खुद 0, 1, 2 टाइप का हो सकता है और L के अलावा एक क्वांटम नंबर M और आता है। ओके, Y के साथ दो इंडेक्स हैं, एक L और एक M, और M क्वांटम नंबर जो है 0 +-1 +-2 इंटीग्रल हाफ इंटीग्रल दोनों, नॉट हाफ इंटीग्रल, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर दोनों हो सकता है, लेकिन L और M के बीच ये रिलेशन भी हमें मिलता है, मॉड M <= L। ओके, दिस एंगुलर पार्ट का सॉल्यूशन ये हो गया। यहाँ पे जस्ट मैं रिमाइंडिंग के लिए आपको ये बता दूँ, हमें इन कंसेप्ट्स की भी कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी जब हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, एल स्क्वायर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम के 3 ऑपरेटर्स और आते हैं, LX, LY, LZ। फिर इनके और कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, L+L-, लेकिन बेसिकली ये 3। ओके, इनफैक्ट एल स्क्वायर ऑपरेटर LX स्क्वायर + LY स्क्वायर + LZ स्क्वायर के बराबर है। सो बेसिक 3 ऑपरेटर्स यही है। ये इन ऑपरेटर्स की जो खासियत है, खासियत मतलब इनके कम्यूटेशन रिलेशंस, इनमें से हर कोई एल स्क्वायर के साथ कम्यूट करता है, चाहे LX हो, चाहे LY हो, चाहे LZ। इसीलिए मैंने LI लिखा है, आई को आप 1, 2, 3 कुछ भी लें, XYZ कुछ भी लें, एल स्क्वायर के साथ कम्यूटेटर 0 होता है। जबकि दो एल्स का, LX या LY या LZ का जो कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, उनके ऑपरेटर्स का जो कम्यूटेटर होता है वो इस तरह से होता है, आइटा एप्सिलॉन IJ L के। देयर माइट बी सम फैक्टर्स ऑफ H और H क्रॉस मिसिंग ओवर हेयर, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। बट दिस मतलब LX का कम्यूटेटर 0 होगा, लेकिन LX LY का कम्यूटेटर आइटा टाइम्स LZ एंड सो ऑन। ओके, दिस और LZ ऑपरेटर जो अपने आप में है वो भी इस स्फेरिकल हार्मोनिक्स के साथ आइगन वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। इस फॉर्म की आइगन वैल्यू होती है MH क्रॉस YLM। इसीलिए जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं इनको हम एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शंस भी कहते हैं। साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन यहाँ पे केवल 2 ऑपरेटर्स का हो सकता है, क्योंकि कम्यूटेशन रिलेशन जो है, अगर आप इस सेट की बात करें, 4 ऑपरेटर्स के सेट को देखें, तो इस सेट में से एक टाइम पे मैक्सिमली केवल 2 कम्यूट करते हैं। एल स्क्वायर तो सबके साथ कम्यूट करता है, पर ये आपस में कम्यूट नहीं करते हैं। तो हम इसमें से मैक्सिमली केवल 2 ऑपरेटर ऐसे पिक कर सकते हैं, मैक्सिमल सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स जिसे कहते हैं, और वो हम चूज़ करते हैं LZ और L स्क्वायर को। तो ये Y जो फंक्शन है ये LZ का भी आइगन फंक्शन है और L स्क्वायर का भी आइगन फंक्शन है। तो एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शन या स्फेरिकल हार्मोनिक्स, वट एवर वी कॉल इट। ओके, और YLM का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आप देखें तो अपार्ट फ्रॉम सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो कि L और M दोनों पे डिपेंड कर सकता है, PLM cos थीटा एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल। ओके, e⁻⁴ फाई इक्वेशन का सॉल्यूशन ये बनता है, थीटा इक्वेशन का सॉल्यूशन ये, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स। और ये PLM खुद कितना होता है, PLM अगर मैं x के टर्म में एक्सप्रेस करूँ एज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये ऑर्डिनरी जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स होते हैं, सिंपली जिनको लेजेंड्रे पॉलिनोमियल कहते हैं, उनसे इस तरह से रिलेटेड होता है। PLX को मॉड M टाइम्स डिफ्रेंशिएट करो, मॉड इसलिए क्योंकि M नेगेटिव भी हो सकता है, तो मॉड M टाइम्स डिफ्रेंशिएट करो और 1 - x पर मॉड M/2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, तब जो क्वांटिटी बनती है ओके, उसको आप बोलते हैं एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स। ओके, डिफाइन लाइक दिस। और खुद अगर आप लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स को निकालना चाह रहे हैं, ये PLX कितना होता है, इसे हम कहते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर L। और ऑर्डर L का लेजेंड्रे पॉलिनोमियल ये रॉड्रिक्स फार्मूला 1/2L फैक्टोरियल dL/dXL ऑफ x² - 1 to the power L। ओके, तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L आप इसे हमेशा कंप्यूट कर सकते हैं, और फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L ये पता है, और फिर M आपको जो दिया गया है उतनी बार इसे डिफ्रेंशिएट करो और 1 - x² के मॉड M/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो स्फेरिकल हार्मोनिक्स हमने पूरी तरह ये है। ओके, अच्छा, अब चलते हैं हम, फिर हम उसके बाद हम रेडियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जाते हैं। रेडियल इक्वेशन ये है, यहाँ मैंने k² फैक्टर को एक्सपैंड करके लिख दिया है 2m/s² e - v, और लैम्डा की जगह LL+1। तो ये हमारी रेडियल इक्वेशन है, जो अलग अलग स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम के लिए हम इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन में डिफरेंस आता है। स्फेरिकल हार्मोनिक्स तो आपने एक बार निकाल दिए, हर स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन एंगुलर पार्ट का यही होगा। रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन V पे डिपेंड करता है। ओके, इसमें यहाँ ये जो टर्म है LL+1 ओवर R² वाला, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म। ओके, इसका इंटरप्रिटेशन हमने लास्ट सेमेस्टर में देखा है। ये बाउंड स्टेट्स को फॉर्म होने से रोकता है, इसीलिए फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n या गिवन वैल्यू ऑफ एनर्जी, हायर एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे आप हाइड्रोजन एटम में देखें, से n = 2, आपका n क्वांटम नंबर आता है बाद में, n = 2 बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड है।
तो उस एनर्जी पे आपकी L इक्वल टू 0 और L इक्वल टू 1 स्टेट तो बन जाती हैं, पर L इक्वल टू 2 स्टेट नहीं बन पाती हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल बैरियर की तरह एक्ट करता है। ओके अच्छा, कभी कभी इस रेडियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह का एक सब्स्टिट्यूशन भी करते हैं। एक कैपिटल आर फंक्शन की जगह एक यू फंक्शन ले लेते हैं, यू जो रिलेटेड है कैपिटल आर से, इस रिलेशनशिप यू और कोऑर्डिनेट आर। ओके इसके टर्म में, क्योंकि जो इक्वेशन है रेडियल इक्वेशन वो सिंपली इस तरह की बनती है, u का डबल डेरिवेटिव मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी भी स्मॉल आर है, कोऑर्डिनेट आर, तो डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर प्लस के स्क्वायर, अगेन मैंने इसे के स्क्वायर लिख दिया, माइनस एल एल प्लस 1 और आर स्क्वायर, दिस टर्म इंटू यू बराबर 0। और अगर आप इस सारे को अगर के डैश का स्क्वायर लिख दें, आप ऐसे सोचें पोटेंशियल ने के की वैल्यू को थोड़ा शिफ्ट कर दिया है, कितना, के डैश स्क्वायर आप इस एक्सप्रेशन को बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह बन जाती है। ये हार्मोनिक ऑसिलेटरी इक्वेशन नहीं है, क्योंकि के डैश या जो है जिस चीज़ को आपने के डैश कहा है वो आर का फंक्शन है। हाँ, अगर ये आर का फंक्शन नहीं होता तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटरी इक्वेशन थी। ओके लेकिन ये श्रोडिंगर वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह तो है ही, एग्जैक्टली सेम नहीं है, कुछ डिफरेंसेस जो आते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हुए। आर कोऑर्डिनेट की रेंज केवल 0 से इन्फिनिटी होती है, जबकि वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जो कि शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं साई डबल डैश प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0, उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट की रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। और उसके अलावा साई जो है उसकी वैल्यू ओरिजिन पे कितनी भी हो सकती है, फाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन ओरिजिन पे कितनी भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये जो यू फंक्शन है जो लगभग वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जैसी ही सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन पे इसकी वैल्यू नेसेसरली 0 होनी चाहिए। ओके ये हमने सारे आर्गुमेंट्स पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। लेकिन अब पॉइंट ये है, हम रेडियल इक्वेशन चाहे यहाँ से सॉल्व करके लाएं चाहे यहाँ से, हम इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन में भी इंटरेस्टेड नहीं है। हम स्कैटरिंग के, हमें ये नहीं सॉल्व करना है यहाँ पे वेव फंक्शन कितना है, अगर वो सॉल्व कर सकें बड़ी अच्छी बात है, यहाँ सॉल्व कर सकें, पर हमारा एक्चुअल एम ये नहीं है, हमें तो ये निकालना है। मुझे केवल इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करके f रीड करना है, मुझे तो f निकालना है स्कैटरिंग के लिए f। तो मुझे साई की एग्जैक्ट फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो साई की केवल एसिम्प्टोटिक फॉर्म में इंटरेस्ट होगा। तो मुझे पोटेंशियल की प्रेजेंस में इक्वेशन सॉल्व तो करनी पड़ेगी, पर एक्चुअली हमें एसिम्प्टोटिक रीजन में सॉल्यूशन चाहिए। तो एसिम्प्टोटिक रीजन में सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर आप इस क्वालिटेटिवली समझें, यहाँ पे आते आते पोटेंशियल वीक होके कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो हमें सॉल्व तो रेडियल इक्वेशन ही करनी है, बट कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए, और हमारे लिए वो कांस्टेंट पोटेंशियल इनफैक्ट 0 के बराबर होगा। लेकिन अभी मैं जनरल सॉल्यूशन आपको कांस्टेंट पोटेंशियल का देता हूँ कि रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम उस केस में एनालाइज करें कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और स्कैटरिंग के लिए तो कांस्टेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल कांस्टेंट है इस रीजन में, सब जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है, और कितना है, 0 है। ओके लेकिन जनरली अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, 0 ना भी हो, तब रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनता है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट अ रिवीजन। कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन में सॉल्व करने के लिए हम एक तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, ठीक है, आर की जगह एक के आर डायमेंशनलेस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके टर्म में इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर बेसल्स इक्वेशन से रिलेट हो जाती है, और तब जो आंसर है, सीधे मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, रेडियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो होता है स्फेरिकल बेसल्स फैमिली का कोई फंक्शन। स्फेरिकल बेसल्स फैमिली इसलिए कह रहा हूँ, स्फेरिकल बेसल्स फैमिली में बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो बेसल्स फंक्शन जिसे हम JL रो लिखते हैं, फिर न्यूमा फंक्शन NL रो, फिर हैंकल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड HL1 रो एंड HL2 रो। तो डिपेंडिंग ऑन बाउंड्री कंडीशन इनमें से ये वाला आपका सॉल्यूशन हो सकता है रेडियल इक्वेशन का, या ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है, ये वाला। ये जो हैंकल्स फंक्शन है ये बेसिकली इसके और इसके प्लस आइटा और माइनस आइटा के साथ कॉम्बिनेशन होते हैं। रफली आप एनालॉजी की तरह अगर सोचें, JL साइन की तरह बिहेव करता है, एटलीस्ट J0 तो करता ही है बिहेव, अपार्ट फ्रॉम सम अदर कांस्टेंट फैक्टर्स। ओके J0 रो की वैल्यू इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लिख रखी है, J0 रो साइन रो अपॉन होता है। ये अपॉन का रो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये रफली साइन की तरह है, ये रफली कॉस की तरह है, और ये जो कॉम्बिनेशन है इनका, ये एक e आइटा रो और एक e माइनस आइटा रो की तरह बिहेव करता है। ओके दिस मोर और लेस समथिंग लाइक दिस, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इस बेसल्स फंक्शन अलग होते हैं और स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन अलग होते हैं। ओके इनफैक्ट डेफिनेशन ये है, मैंने केवल स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। Lth ऑर्डर का स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन रिलेटेड होता है L+½ ऑर्डर के बेसल्स फंक्शन से। नॉर्मल वाला जो बेसल्स फंक्शन है, अगर L+½ ऑर्डर का है और उसके साथ π/2 रो का फैक्टर एक्स्ट्रा हो, तब जो क्वांटिटी बनती है, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर L+½ नहीं। ओके और ऐसा ही बाकियों के लिए भी होता है। तो पहले बेसल्स फंक्शन और फिर स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन, बट फाइनली हमें इसी की ज़रूरत है
तो हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है, कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन में रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इनमें से कोई एक होगा। कौन सा होगा? वो एप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशंस चेक करके करेंगे। हमारी प्रॉब्लम की जो बाउंड्री कंडीशंस है उसको जो सेटिस्फाई कर देगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो होगा इन चारों में से ही एक। कब? जब पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। और स्कैटरिंग के लिहाज से आप देखें, एसिम्प्टोटिक लोकेशन पे पोटेंशियल कांस्टेंट ही होता है, इनफैक्ट वो जीरो के बराबर होता है, लेकिन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब एसिम्प्टोटिक लोकेशन पे जो हमारा रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो मुझे या तो ये पिक करना है, या ये पिक करना है, या ये पिक करना है, ये पिक। तो हमारा इनफैक्ट जो हम ये बात कर रहे थे ना, क्वालिटेटिवली आपको समझना चाहिए। इंसिडेंट वाला वेव फंक्शन तो मुझे पता ही है, हाँ अभी उसको पार्शियल वेव्स में ब्रेक करना है, लेकिन वो पता है। ये इस लोकेशन पे जो वेव फंक्शन है ये भी इनफैक्ट मुझे मोर और लेस पता है। इसका एंगुलर पार्ट जो सॉल्यूशन का है वो तो यही होगा, और जो रेडियल पार्ट है वो इन चारों में से मुझे एक पिक करना है। कौन सा? वो आगे बात करेंगे। बट ये तो बेसिकली हमने डिटेक्टर की लोकेशन पे एसिम्प्टोटिक जो वेव फंक्शन है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सारा हमारे पास है। ओके, एप्रोप्रिएटली उसको मिक्स एंड मैच करना है। दिस कुछ, हाँ, इन दो फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम आगे यूज़ करेंगे, ये पीछे भी मैंने डिस्क्राइब किए हैं, बट ये इनको हम कहीं से डिराइव करके नहीं लाए, तो जस्ट मैं कोट कर रहा हूँ इनको। ओके, ये जो बाउंड्री कंडीशंस जब हम चेक करते हैं कि कौन सा वाला हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है। ये JL रो फंक्शन जो है, स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन, अगर रो की वैल्यू बहुत कम होती है, अगर रो इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जिसे हम कहते हैं नियर दी ओरिजिन, तो तब इसका बिहेवियर इस तरह का होता है, रो पावर L 2L+1 डबल फैक्टोरियल। डबल फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब आपको क्लियर होगा। ओके, 2L+1 एक ऑड नंबर है, तो डबल फैक्टोरियल ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं आपको सीधे एग्जांपल से बताऊं, डबल फैक्टोरियल ऑफ 7 का मतलब है 7 × 5 × 3 × 1। नॉर्मल फैक्टोरियल में आप एक एक के डिफरेंस पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डबल फैक्टोरियल में दो दो के डिफरेंस पे। ओके, तो ये तो JL रो और NL रो का जो स्मॉल रो के लिए बिहेवियर है, नियर ओरिजिन बिहेवियर, वो इस तरह का है, रो पावर L और 2L+ डबल फैक्टोरियल। और जबकि NL रो का बिहेवियर -2L-1 डबल फैक्टोरियल रो पावर L+1। ये कहाँ इंपॉर्टेंट होता है? ये वाला जो फंक्शन है ये रो इक्वल टू 0 पे भी वेल बिहेव्ड है, नियर ओरिजिन। तो अगर आप ओरिजिन को भी शामिल करना चाह रहे हैं कि क्या वहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन वेल बिहेव्ड है, तो ये रो की जगह आप 0 भी रखें, ये वाला सॉल्यूशन वहाँ पे वेल बिहेव्ड है। जबकि रो इक्वल टू 0 अगर आप यहाँ रखें, यहाँ रो का फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो रो इक्वल टू 0 पे ये वाला सॉल्यूशन वेल बिहेव्ड नहीं है। बाकी सब जगह ये वेल बिहेव्ड है, लेकिन ओरिजिन पे ये वाला सॉल्यूशन क्या है? वेल बिहेव्ड नहीं है। तो अगर कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं, रेडियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर आपका ओरिजिन भी शामिल होता है, तो तब आप सॉल्यूशन में इसे तो ले सकते हैं, सॉरी इसे, हाँ, लेकिन इसे नहीं ले पाएंगे। अगर ओरिजिन पे भी आप सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं कांस्टेंट पोटेंशियल वाले केस में, तो ये सॉल्यूशन में जा सकता है, ये नहीं जा सकता। और अगर ये सॉल्यूशन में नहीं जाएगा तो हैंकेल्स फंक्शन के लिए तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, हैंकेल्स फंक्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली एक जो दूसरा हमें रिजल्ट मिलता है, सब रिजल्ट जो है, कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन के लिए सॉल्यूशन इन चारों में से कोई एक होगा। लेकिन अगर वो कांस्टेंट पोटेंशियल रीजन में आपका ओरिजिन भी शामिल है तो सॉल्यूशन में केवल ये आएगा। ओके, तो उस समय सिंपली आप रेडियल वेव फंक्शन की जगह कितना रख देते हैं? JL रो या KR, JL फंक्शन ऑफ KR। ओके, अच्छा, और इनका जो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है, अगर रो लार्ज हो, और ये लार्ज एक्चुअली न्यूमेरिकली बहुत लार्ज होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लेट्स से वेरी लार्ज, कि रो अगर लार्ज होता है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्यों जरूरत पड़ेगा? एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। तो लार्ज रो के लिए जो बिहेवियर है JL रो का, ये होता है साइन रो माइनस L π/2 और 1/रो, बेसिकली साइन फंक्शन, लेकिन उसमें L π/2 का फेज डिफरेंस आ चुका है। डिपेंडिंग ऑन L की कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हो, L बराबर 0 की बात कर रहे हो तो ये फेज डिफरेंस नहीं होगा, L बराबर 1 की बात कर रहे हो -π/2 का फेज डिफरेंस, L बराबर 2 की बात कर रहे हो -π का। तो बेसिकली साइन है विद सम फेज डिफरेंस, लेकिन 1/रो का फैक्टर और है। 1/रो मतलब डिस्टेंस के साथ आपका साइन फंक्शन क्या हो रहा है? डैम्प। तो इसलिए कई बार हम ऐसे भी कहते हैं ये JL और NL जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह ही होते हैं, साइन या कॉस की तरह, लेकिन थोड़ा उनके रिस्पेक्ट में थोड़ा फेज डिफरेंस होता है और ये डैम्प्ड होते हैं। आगे जाके इनका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम। ओके, इनके ग्राफ्स आप देख सकते हैं, वो इसी तरह का बिहेव करते हैं। और ऐसे ही NL रो का जो बिहेवियर है फॉर लार्ज एट लार्ज डिस्टेंसेज, वो इस तरह का होता है, -1/रो cos रो माइनस L/2। और इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आइटा के साथ अगर आप हैंकेल्स फंक्शन का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर निकालें तो वो e⁻ या e⁻⁻ का होता है। ओके, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल या नेगेटिव इमेजिनरी एक्सपोनेंशियल अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट फैक्टर्स। ओके, और दो चीज़ें आपको और आप याद रख सकते हैं
अगर एल बराबर 0 है, एंगुलर मोमेंटम 0 वाले केस में हम देख रहे हैं, उस केस में अगर हम रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वहाँ पे J0 रो या N0 रो की ज़रूरत पड़ेगी, या इनके कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन बाद में बना लेंगे ये दो। तो J0 रो और N0 रो जो हैं उनके पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस ये हैं, साइन रो अपॉन रो और माइनस कॉस रो अपॉन रो। ओके, इनफैक्ट आप इसको अगर इनसे कंपेयर करें, L बराबर 0 है तो साइन रो अपॉन रो और कॉस रो अपॉन रो माइनस कॉस रो, लेकिन ये इनके एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, जबकि ये वाले एक्सप्रेशन क्या हैं, एसिम्प्टोटिक। लेकिन L बराबर 0 केस में सब जगह सॉल्यूशन यही होता है, नियर ओरिजिन फार फ्रॉम द ओरिजिन, सब जगह सॉल्यूशन यही है। लेकिन बाकी केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, बाकी केस में इसके साथ L का फैक्टर भी आएगा एंड अदर फैक्टर्स। अब ये एक्सप्रेशन अगर आपको J0 रो और N0 रो याद है और आप ये एक्सप्रेशन अगर आपको ध्यान रहता है तो आप किसी भी ऑर्डर का स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। JL रो आपको चाहिए, आप J0 रो लीजिए, उसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन कीजिए, 1 अपॉन रो डी बाई डी रो को अप्लाई करो L टाइम्स, ये वाला ऑपरेशन उस पर L टाइम्स, माना आपको J2 रो चाहिए, स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन सेकेंड ऑर्डर का चाहिए, तो J0 रो जो कि इतना होता है साइन रो अपॉन रो, वो लो, उस पर 1 अपॉन रो डी बाई डी रो का ऑपरेशन एक बार करो और फिर जो मिला उस पर फिर से ही ऑपरेशन करो, 2 बार करना है पावर L, और फिर रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो L की जगह 2 और -1 पावर 2 से आपका J2 रो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। J3 चाहिए, फिर सेम प्रोसेस J4। तो ये जो रिकरेंस रिलेशन है, ये अगर आपको केवल J0 रो ध्यान है और ये फॉर्मूला ध्यान है तो इन प्रिंसिपल आप किसी भी ऑर्डर का बेसल्स फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके, ऑब्टेन कर सकते हैं। और सेम आइडिया NL रो और इवन हेंकल्स फंक्शन के साथ भी ऑपरेट करता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर अगर आप इसको N0 रो पे ऑपरेट करोगे जो कि इतना होता है, तो आपको Lth ऑर्डर का स्फेरिकल न्यूमा फंक्शन मिल जाएगा। हेंकल्स फंक्शन जो होते हैं, 0th ऑर्डर का हेंकल फंक्शन, इनका प्लस आइटा कॉम्बिनेशन, और 0th ऑर्डर का दूसरा वाला हेंकल्स फंक्शन सेकंड काइंड, इन्हीं का दूसरा कॉम्बिनेशन। तो हेंकल्स फंक्शन भी मैंने यहाँ लिखे नहीं है, पर वो आपको पता है, अगर ये पता है तो वो पता है। और हेंकल्स फंक्शन अगर आपको 0th ऑर्डर के पता है तो Lth ऑर्डर का अगेन इस ऑपरेटर से आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं यहाँ पे लिखे हैं, अदरवाइज तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इन सारे फंक्शंस की, पर जिनकी हमें यूजुअली ज़रूरत पड़ सकती है वो यही चीज़ें हैं। ओके, नियर ओरिजिन बिहेवियर, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर, लोएस्ट वैल्यू ऑफ L जो पॉसिबल है L इक्वल टू 0, उसके लिए ये फंक्शंस किस तरह से दिखते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म क्या है उनकी, और उस फॉर्म से आप हायर ऑर्डर के बेसल्स फंक्शन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, सो अब एक सवाल और है, पार्शियल वेव एनालिसिस, इसका हमें आंसर देगा। हम पीछे से अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हमने यहाँ पे कहा ये आपका m क्वांटम नंबर यहाँ आ रहा है और पार्शियल वेव एनालिसिस में आपको सारे कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, लेकिन हम कहेंगे हम m की वैल्यू वहाँ पे 0 लेंगे। m की वैल्यू 0 के सवाल को मैं दूसरी तरह से भी पोज कर सकता हूँ। जिस तरह की स्कैटरिंग हमने डिस्क्राइब की है उसमें हमने कहा हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाई पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल थीटा पे डिपेंड। क्लासिकली इस चीज़ को हमने थोड़ा समझने की कोशिश की थी। हाँ, किसी भी प्लेन में अगर स्कैटरिंग हो रही है, प्लेन से मेरा सेंस ये था जहाँ पे हमने इनिशियल पिक्चर ऑफ स्कैटरिंग अपनी बनाने की कोशिश की थी। इफ़ आई कैन फाइंड दैट फिगर, 1 सेकेंड, इफ़ आई कैन फाइंड दैट फिगर ओवर हेयर, समवेयर ओवर हेयर, ये 3 डायमेंशनल फिगर मैंने बनाने की कोशिश की थी यूजिंग सम कलरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। I can't seem to find that figure. No, it must be somewhere here. इसमें हमने प्लेन ऑफ स्कैटरिंग और वो सारी चीज़ें बनाई थी। हाँ, दिस फिगर। इनिशियली पार्टिकल जिस प्लेन से आया, हो सकता है इस ब्लैक प्लेन से, और स्कैटर होकर अगर वो इस ब्लू प्लेन में गया है तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल फाई है। लेकिन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में अगर एक डायरेक्शन से पार्टिकल्स इंसिडेंट होते हैं तो स्कैटरिंग फाई पे डिपेंड करती ही नहीं है। ओके, फाई से इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ये क्यों हुआ, इसका आंसर हम देख सकते हैं अभी। और इसके अलावा दूसरा चीज़ ये है, आप इनिशियल वाली वेव को भी पार्शियल वेव्स में ब्रेक करोगे और फाइनल वाले को भी, लेकिन आप स्कैटरिंग में ये कैसे इंश्योर करोगे। माना यहाँ सोचें आप एक L इक्वल टू 2 वेव है और बाद में भी एक L इक्वल टू 2 वेव है। स्कैटरिंग के बाद इस L इक्वल टू 2 वेव पे थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि बाद में जो L इक्वल टू 2 वाली वेव है वो पूरी तरह इनिशियली यहाँ के L इक्वल टू 2 वाले वेव से ही बनी है। आइडिया ये है, मैं क्या इसको क्वालिटेटिवली लिख रहा हूँ, इनिशियल वेव में भी आप ये सारे कंपोनेंट्स कहेंगे,
L इक्वल टू 0 1 2 3, और स्कैटरिंग के बाद वाले वेव्स में भी ये सारे कंपोनेंट्स हैं। पर आइडिया ये है चेंज जिसमें जो भी है वो होगा, लेकिन ये वाली L इक्वल टू 0 वेव इसी वाली L इक्वल टू 0 वेव से बनी है, और L इक्वल टू 1 वेव केवल L इक्वल टू 1 वाले वेव से, और L इक्वल टू 2 वाली इनिशियल L इक्वल टू 2 वाली वेव से, और ये L इक्वल टू 3 वाली वेव अपने इनिशियल L इक्वल टू 3 वाली वेव से। मतलब मिक्सिंग नहीं है, ये फाइनल L इक्वल टू 1 वाली वेव में इसका या इसका कोई असर नहीं है। ये इस पे स्कैटरिंग का जो असर है उसके अलावा ये इनिशियली जो L इक्वल टू 1 वेव थी उसी से बनी है, इफ़ आई कैन से इट क्वालिटेटिवली। तो ये डिफरेंट L कंपोनेंट्स मिक्स क्यों नहीं होते हैं? L की वैल्यू जो है एक सेंस में प्रिजर्व रहती है स्कैटरिंग के बाद। अगर आप ऐसे सोचें, आपकी इनिशियल वेव में केवल एक L इक्वल टू 1 कंपोनेंट है, माना किसी तरह से आपने केवल एक L इक्वल टू 1 कंपोनेंट की वेव स्कैटरिंग के लिए भेजी, तो स्कैटरिंग के बाद जो वेव बनेगी उसमें भी L की वैल्यू केवल 1 ही होगी। L इक्वल टू 2 वाला कंपोनेंट भेजेंगे केवल, तो केवल L इक्वल टू 2 वाला। तो L की अलग अलग वैल्यूज़ को हम सेपरेटली, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम L की अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं? क्यों वो सेपरेटली बिहेव करती हैं ओके कंपोनेंट्स में? पहले आप क्लासिकल जरा पिक्चर देखें। क्लासिकली अगर ये मेरा स्कैटरिंग सेंटर है और ये पार्टिकल अगर यहाँ इस लाइन के अक्रॉस इनिशियली मूव कर रहा है, बाद में तो स्कैटर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इनिशियली अगर उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो z एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन उसकी डिस्टेंस जो उसके लिए वो है इम्पैक्ट पैरामीटर, माना वो b के बराबर है। इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन के पैरेलल एक दूसरी लाइन बनाइए जो कि स्कैटरिंग सेंटर से पास होती है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं b। ये b क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालें ओके r क्रॉस p करके, तो वो सिंपली m इंटू वी इंटू बी बनेगा। इस पार्टिकल का मास, इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो कि z एक्सिस के अलॉन्ग है, इंटू ये डिस्टेंस b। तो b बेसिकली आप बहुत सारे पार्टिकल्स इंसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन सबका मास और वेलोसिटी तो बराबर है, m और v तो बराबर है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इन अलग अलग पार्टिकल्स का, वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अगर हम क्लासिकली देखें, एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? कोई जो इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है? वो कितना दूर स्कैटरिंग सेंटर से है। दूर से मेरा मतलब है इम्पैक्ट पैरामीटर, उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है। इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कम है, इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है ज़्यादा। ये तो केवल वैल्यू की बात हुई कि हाँ हम इंसिडेंट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को समझ पा रहे हैं। जो इस लाइन के, ये सेंट्रल लाइन अगर मैं कहूँ इसके करीब से आ रहा है इनिशियली, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कम है, और जो दूर से आ रहा है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है ओके। अब सिस्टम में कोई टॉर्क नहीं है। अब टॉर्क है नहीं है किस डायरेक्शन में, वो एनालिसिस आप खुद से ज़रा करें ये क्लासिकल केस में, ठीक है। मैं सीधे क्वांटम पे जाऊंगा, बट द पॉइंट इज इनिशियली जो ये पार्टिकल है ओके इसका z एक्सिस के अलॉन्ग कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है ओके z एक्सिस के अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम नहीं है। आप सिंपली ऐसे चेक कर सकते हैं, L इतना है और P जो है वो z एक्सिस के अलॉन्ग है, मोमेंटम इनिशियल z एक्सिस के अलॉन्ग है, ये mv और इसकी डायरेक्शन z के अलॉन्ग है। आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है L वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है जिनसे वो मिलके बना है। तो मतलब L वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है? z एक्सिस के परपेंडिकुलर। z एक्सिस के परपेंडिकुलर वो कहीं भी हो सकती है, z एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर ये भी है। ये पेन को अगर आप ये समझें, L की डायरेक्शन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, ये सारी पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ L हो सकती हैं, लेकिन z के अलॉन्ग कभी भी इसका कंपोनेंट नहीं होगा, हमें इसके परपेंडिकुलर। LZ कितना है? 0। और फिर आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई करें कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप शो कर सकते हैं LZ क्या रहेगा? कांस्टेंट ओके। और फिर आप ये भी चेक कीजिए क्या टोटल एंगुलर मोमेंटम इस केस में कांस्टेंट रहेगा ओके, क्या एक्सटर्नल टॉर्क की एब्सेंस वगैरह वगैरह वगैरह। बट क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम का ये आइडिया। अब मैं चलता हूँ क्वांटम मैकेनिकल। क्वांटम मैकेनिकली हमारा सिस्टम ये है, पोटेंशियल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है ओके। ये स्फेरिकल सिमेट्री इंपॉर्टेंट होगा, v में थीटा और फाई डिपेंडेंस नहीं है। हैमिल्टोनियन सिस्टम का आपका ये है, यही होता है हमेशा, काइनेटिक ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल ऑपरेटर। मैंने सिंबॉलिकली इस पॉइंट के ऑनवर्ड कॉन्स्टेंट्स वगैरह को ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि मैं आगे बेसिकली कम्यूटेटर निकालना चाह रहा हूँ। तो कम्यूटेटर में कॉन्स्टेंट्स का कोई रोल नहीं होता है, वो कम्यूटेटर से बाहर आ जाते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू में तो उनका रोल होता है, बट कम्यूटेटर जीरो बनेगा या नॉन जीरो बनेगा उसमें उनका ऐसे डायरेक्ट रोल नहीं होता है ओके। कहीं पे कैंसिलेशन के लिए जरूर हो सकता है, बट अदरवाइज नहीं। तो मैं आगे इस पॉइंट के आगे डिस्कशन में मैंने 2m का फैक्टर ड्रॉप कर दिया। और p ऑपरेटर आप जानते हैं वैसे माइनस आइटा h क्रॉस डेल होता है, तो माइनस आइटा एच का जो स्क्वायर है एच क्रॉस का वो मैंने ड्रॉप कर दिया। सिंबॉलिकली मैंने लिखा है, इसकी जगह बेसिकली जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होना है वो डेल स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m की जगह रफली डेल स्क्वायर,
और अब मैं इसे प्लस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने चेंज कर दिया, तो प्लस टाइप का कोई ऑपरेशन इसके साथ कुछ ऐड हुआ है। मैं केवल इस एम्फेसाइज ये करना चाह रहा हूँ, हैमिल्टोनियन की जो एक्सप्रेशन आएगा अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट, उसमें एक डेल स्क्वायर आएगा और एक वी आएगा दूसरा पार्ट, जो कि केवल आर का फंक्शन है। ओके, अच्छा, डेल स्क्वायर को आप स्फेरिकल पोलर में जाके लिखें, डेल स्क्वायर इतना होता है, ये रेडियल वाला पार्ट, और उसके अलावा बाकी एल स्क्वायर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर आर स्क्वायर। साइन थीटा और फाई डिपेंडेंट वाले जो पार्ट होते हैं वो सब एल स्क्वायर ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं, साथ में एक एच क्रॉस स्क्वायर तो कांस्टेंट है और एक 1/r स्क्वायर का फैक्टर आता है, और लास्ट में आपका वी आर। तो सिम्बॉलिकली मैं एच को ऐसे लिख रहा हूँ, आप डिटेल में करना चाहें आप कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली फैक्टर्स को लिख के, बट अब और खुद एल स्क्वायर ऑपरेटर कितना होता है वो मैंने एक्सप्लिसिटली वैसे यहाँ लिख दिया है। ये एल स्क्वायर ऑपरेटर जो है ये एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, साइन थीटा डेल बाई थीटा दिस। एल स्क्वायर ऑपरेटर में अपार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट थीटा या थीटा के डेरिवेटिव या फाई और फाई के डेरिवेटिव आते हैं, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं आता है। ओके, यस, मैंने सिम्बॉलिकली इसे ऐसे लिखा है, एल स्क्वायर का जो फंक्शनल फॉर्म है उसमें थीटा आएगा, डेल थीटा मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। एल स्क्वायर में केवल ये आते हैं, एल स्क्वायर में कहीं आर नहीं है और आर का डेरिवेटिव भी नहीं है। ओके, सो लेट्स रिमेंबर दिस। और लास्ट में एल जेड ऑपरेटर जो है, एल जेड ऑपरेटर का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल फाई, और इसको अगर मैं इसी फॉर्म में सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस करूँ, माइनस आइटा एच क्रॉस तो कांस्टेंट है, इसमें केवल फाई के रेस्पेक्ट का डेरिवेटिव है। ओके, तो ये दिस एच में एक आर और आर के डिफरेंशियल वाला पार्ट आता है, एक एल स्क्वायर वाला पार्ट आता है, उसके डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर भी आता है, और एक वी आता है जो केवल आर का फंक्शन है, और एल स्क्वायर में केवल थीटा डेल फाई आते हैं, और एल जेड में तो केवल डेल फाई। अब अगर एल स्क्वायर और एच का कम्यूटेटर आप इवेलुएट करें, और अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है आप एक्सप्लिसिटली कर लें, एल स्क्वायर का एक्सप्रेशन आप पे है, एच का एक्सप्रेशन है स्फेरिकली सिमेट्रिकली, आप कर लें, लेकिन मैं शॉर्ट हैंड कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, एल स्क्वायर एच जो है हैमिल्टोनियन वो कितना है, उसमें कुछ पार्ट ऐसा है जिसमें आर और आर के डेरिवेटिव्स हैं, ये और ये मिला के मैं एक ही टर्म कह रहा हूँ, इसको और इसको मिला के, ये और ये, क्योंकि ये भी केवल आर डिपेंडेंट है। यहाँ थीटा डिपेंडेंस जो है वो केवल एल स्क्वायर के अंदर है। ओके, हाँ, अगर हमारा पोटेंशियल स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होता तो फिर ये v वाला पार्ट ना इसके साथ जाता ना इसके साथ, लेकिन v केवल r का फंक्शन है तो वो मैंने इसके साथ क्लब कर दिया, सम पार्ट विच डिपेंड्स ओनली ऑन r और इट्स डेरिवेटिव, सिम्बॉलिकली है, और बाकी पार्ट जो बचा एल स्क्वायर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर वगैरह ड्रॉप कर दिया, प्लस माइनस साइन नॉट इम्पॉर्टेंट दिस। कम्यूटेटर को आप उसकी बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करें तो आपके दो कम्यूटेटर बनेंगे, एक एल स्क्वायर का ये आर और डी आर डिपेंडेंट पार्ट के साथ, और एक एल स्क्वायर का एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के साथ। एल स्क्वायर का आर और डेल आर वाले पार्ट के साथ कम्यूटेटर जीरो होगा। इसका आर्ग्यूमेंट सुनिए, एल स्क्वायर ऑपरेटर में क्या चीज़ें हैं, थीटा या थीटा के रेस्पेक्ट के डिफरेंशिएशन, और फाई या फाई के रेस्पेक्ट के डिफरेंशिएशन, और इस वाले पार्ट में जिसे मैंने आर डेल आर लिखा है इसमें आर या आर के रेस्पेक्ट के डिफरेंशिएशन। तो कम्यूटेटर क्या होता है, ए बी माइनस बी ए। जब एल स्क्वायर वाला पार्ट जिसमें थीटा फाई के डिफरेंशिएशन है उसमें आर वाला पार्ट उसके सामने आएगा तो आर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ओके, और जब इस वाले पार्ट के सामने एल स्क्वायर में से थीटा और फाई वाले फंक्शंस आएंगे वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो फंक्शनल पार्ट जो हैं वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। ओके, और उसके अलावा पार्शियल डेरिवेटिव्स जो आपके आएंगे यहाँ से थीटा फाई वाले, यहाँ से आर वाले, वो क्रॉस में आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसको आपको चेक करना पड़ेगा, वैसे थोड़ा सी इस कैलकुलेशन में वो लगेगा आपका एफर्ट। आप चाहे तो इसको दो सेपरेट पार्ट्स में भी कर सकते हैं, इनफैक्ट इसको शायद करने का ईजी तरीका ये होता, आप एल स्क्वायर का कम्यूटेटर सीधे पी स्क्वायर के साथ इवेलुएट करो, ठीक है, एल को आप आर क्रॉस पी फॉर्म में अगर लिखें तो वहाँ से शायद आसान पड़ेगा, बट इन एनी केस दिस कम्यूटेटर गोज टू जीरो। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए ये कम्यूटेटर आपका जीरो बनेगा। इनफैक्ट मच ईजियर वे ऑफ डूइंग दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। आप एल स्क्वायर का कम्यूटेटर एच के साथ इवेल्यूएट कर रहे हो, एच है इतना, पी स्क्वायर मैंने 2m का फैक्टर ड्रॉप कर दिया। ओके, अभी के लिए पी स्क्वायर बाई 2m, या चलिए रख लीजिए प्लस वी आर। आप दो अलग अलग कम्यूटेटर बना दीजिए, एल स्क्वायर का पी स्क्वायर के साथ और एल स्क्वायर का वी के साथ। ओके, एल स्क्वायर का वी के साथ तो सीधे सीधे जीरो होगा, क्यों, एल स्क्वायर का वी के साथ मतलब दिस वी इज सम फंक्शन ऑफ आर, उसका एल स्क्वायर में जो डिफ्रेंशिएशंस हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वी बाहर आ जाएगा, तो वी एल स्क्वायर दिस कैंसिल्स। और अलग से सिंपल मैथमेटिक्स से आप ये शो कर सकते हैं एल स्क्वायर का कम्यूटेटर पी स्क्वायर के साथ भी जीरो होगा। ओके, यहाँ पे आपको
एल स्क्वायर को इस तरह से ट्रीट करो कि वो एल इंटू एल का प्रोडक्ट है, और पी स्क्वायर को ट्रीट करो पी इंटू पी का प्रोडक्ट है, और एल के फिर या इसको एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर, और फिर सब्सिक्वेंटली थोड़ा ये एफर्ट लगेगा, लेकिन आप ये शो कर सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए एल स्क्वायर एच के साथ कम्यूट करेगा। और सिमिलर आर्गूमेंट आप एल जेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एल जेड का कम्यूटेटर भी एच के साथ कितना होगा, 0। ओके, तो ये कम्यूटेटर ये वाला आसान है, ये तो आप एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ फाई का कोई फंक्शन नहीं है, फाई के डेरिवेटिव्स तो हैं लेकिन फाई का कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए ये वाला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम के लिए एल स्क्वायर और एल जेड दोनों एच के साथ कम्यूट करते हैं, आपस में तो ये कम्यूट करते ही हैं एल स्क्वायर और एल जेड, इसीलिए दोनों को हम किसी सिस्टम के लिए एक साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। पर उस हैमिल्टोनियन सिस्टम के लिए ये एच के साथ भी कम्यूट कर रहे हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम के साथ। अब एच के साथ कम्यूटिंग करने का मतलब क्या है, अब इस सिस्टम में एटलीस्ट आपके पास 3 ऑब्जर्वेबल्स ऐसे हैं जो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, और भी हो सकते हैं पर 3 तो हैं, एच, एल स्क्वायर और एल जेड। और कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स का मतलब क्या होता है, कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स का मतलब होता है उनको आप एक साथ मेज़र कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। और मेजरमेंट का सेंस भी आप इस तरह से समझें, मेज़र करने का मतलब है उस चीज़ की वैल्यू अगर आपने एक बार मेज़र कर दी तो उस मेजरमेंट में वो डिस्टर्ब नहीं होती है, मतलब वो वैल्यू उतने पे ही फिक्स रहती है। इफ़ आई कैन से इट एज फिक्स्ड, वो वैल्यू प्रोसेस में चेंज नहीं होती है। तो एल स्क्वायर और एल जेड के करस्पॉन्डिंग के जो क्वांटम नंबर्स हैं, एल स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग का क्वांटम नंबर वैल्यू तो एल एल प्लस 1 एच क्रॉस होती है, और क्वांटम नंबर एल है, इसके करस्पॉन्डिंग का क्वांटम नंबर एल है, और एल जेड के करस्पॉन्डिंग का क्वांटम नंबर एम है। स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स में एल और एम आर गुड क्वांटम नंबर्स। गुड मतलब दे आर कंजर्व्ड, आपको किसी एक टाइम पे अगर एल और एम की वैल्यू पता है तो वो बाद में उतनी ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो दीज आर गुड क्वांटम नंबर्स। तो इसीलिए इनको हम लेबल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, किसी जैसे आप हाइड्रोजन एटम में करते हैं एन एल एम साई एन एल एम, एन तो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग है, पर एल और एम से आप उसके एंगुलर मोमेंटम स्टेट को लेबल कर रहे हैं, एल की वैल्यू कितनी है। तो अगर वो सिस्टम टाइम के साथ इवॉल्व भी कर रहा है स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के कारण, तो उसके एल और एम वैल्यू चेंज नहीं होंगी। ओके, सो दिस इज द होल आइडिया। ये एल जेड, एल जेड मतलब क्लासिकली सोचें एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट, एल स्क्वायर मोमेंटम की वेक्टर के लेंथ का स्क्वायर, बेसिकली मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंगुलर मोमेंटम के। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक केस में एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड और उसके जेड कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एक्स और वाई कंपोनेंट्स तो आप मेज़र ही नहीं कर सकते हैं विदाउट इनएक्यूरेसी, क्योंकि एल एक्स और एल वाई के कम्यूटेटर एल जेड के साथ नॉन ज़ीरो हैं, तो उनके तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दो हैं ये इवोल्यूशन के दौरान कांस्टेंट रहते हैं। अब इवोल्यूशन का सेंस क्या है, स्टेट, अब आप थोड़ी देर के लिए इसको टाइम डिपेंडेंट पिक्चर में सोचिए। टाइम डिपेंडेंट हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं कहीं भी स्कैटरिंग का, पर इसको आप एक टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस की तरह सोच सकते हैं। ये पोटेंशियल तो हमेशा एक ही नेचर का था, ये यहाँ पे था स्कैटरिंग सेंटर, ये इंसिडेंट पार्टिकल आया, आपका वेव फंक्शन अभी कुछ था, और इससे इंटरेक्ट करने के बाद वो वेव फंक्शन आपका चेंज हो गया। तो इसको आप एक टाइम इवोल्यूशन प्रॉब्लम की तरह भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में कहा भी था, इवन बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन को आप टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी से डील कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस सिचुएशन को आप टाइम इवोल्यूशन के टर्म्स में भी देख सकते हैं। हैमिल्टोनियन जो है, और टाइम इवोल्यूशन को गवर्न कौन करता है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन इज द जनरेटर ऑफ इवोल्यूशन। जब हम टाइम डिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन करते हैं किसी सिस्टम का, तो हैमिल्टोनियन वेव फंक्शन को चेंज कर रहा है। इफ यू कैन से इट दिस वे, इनिशियल जो वेव फंक्शन था प्लेन वेव टाइप का है, वो बाद में स्कैटर्ड लोकेशन पे प्लेन वेव के साथ एक स्फेरिकल वेव भी मिल रही है। ये चेंज क्यों हुआ, वेव फंक्शन टाइम के साथ इवॉल्व हो गया। इवॉल्व क्यों हुआ, इवॉल्व किसने कराया, हैमिल्टोनियन ने। तो हैमिल्टोनियन ने वेव फंक्शन को चेंज किया, तो कई क्वांटम नंबर्स चेंज होंगे, लेकिन क्योंकि हैमिल्टोनियन के साथ ये दोनों कम्यूट करते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग के क्वांटम नंबर चेंज नहीं होंगे। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द पार्शियल वेव एनालिसिस। आपने जब इसको ये कंपोनेंट्स में ब्रेक किया और एल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें, एम की इंपॉर्टेंस तो अभी खत्म हो जाएगी, अलग अलग एल कंपोनेंट्स में आपने अगर उसे ब्रेक कर दिया, तो कोई पर्टिकुलर एक जो एल कंपोनेंट है स्कैटरिंग के बाद बाकी जो भी उसमें चेंज हो, वो स्कैटर होकर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है वटेवर, लेकिन उसकी एल वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप स्कैटरिंग का एनालिसिस इस तरह से कर सकते हैं, इनिशियल वेव को अलग अलग एल कंपोनेंट्स में ब्रेक करो और हर एक एल कंपोनेंट पे देखो इस पे क्या असर पड़ रहा है, और एल इक्वल टू 2 कंपोनेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, और एल इक्वल टू 3 और एल इक्वल टू 4, बिकॉज एल इज अ गुड क्वांटम नंबर। ओके, तो एल फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स एल इज अ गुड क्वांटम नंबर। सो दिस, so
Yes. So the state evolves, but L and M are the same. L M स्टेट इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इनिशियल तो आपका ये वेव फंक्शन है, लेकिन बाद में वो ऐसा हो जाता है, इसमें इंसिडेंट के साथ एक स्फेरिकल आउटगोइंग स्फेरिकल वेव भी आती है, लेकिन एल और एम क्या है? दे आर स्टिल द सेम. ओके, एंड दे आर सेम फॉर एनी कंपोनेंट एज इन द मिंग. कंपोनेंट से मेरा मतलब है अलग अलग एल कंपोनेंट्स. इनिशियल वेव ऐसे थोड़ी है, उसमें एल की केवल एक वैल्यू है, एल की बहुत सारी वैल्यूज़ के ऊपर सम है. पर कोई जो पर्टिकुलर एल वैल्यू है जिसे हम एक पार्शियल वेव कहेंगे, वो पार्शियल वेव स्कैटरिंग के बाद अपने ही करस्पॉन्डिंग की पार्शियल वेव में कन्वर्ट होगी, दूसरे वाले दूसरे में. मतलब आप सारी पार्शियल वेव्स को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं. फाइनल आंसर आपका सब पे डिपेंड करेगा, पर स्कैटरिंग के लिहाज से आप केवल इस चीज़ का एनालिसिस एक बार कर सकते हैं. अच्छा, जो L = 2 वाली वेव है उस पर क्या फ़र्क पड़ा, वो बाद में उसके लिए L की वैल्यू 2 ही रहने वाली है, तो इसका इस पे पड़ने वाला असर अलग से कैलकुलेट करो. L = 3 वाली वेव, बाद में L = 3 वाली वेव ही रहेगी, उस पर क्या असर पड़ा. तो अलग अलग पार्शियल वेव्स जो हैं, जिसको मैंने यहाँ पे कंपोनेंट से मेरा ये सेंस है, अलग अलग कंपोनेंट्स पे जो फ़र्क पड़ा, ठीक है, वो हम इवेलुएट कर सकते हैं फिर, और यही हमारा एम होगा. दिस मैथमेटिकली जो हमारा टास्क होगा अब, ओके, इंसिडेंट वेव फंक्शन हमारा प्लेन वेव होता है. ये यहाँ पे मुझे ये वाली अप्रोच इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं. स्कैटरिंग के बाद जो हमारी वेव है, ये जैसे मैंने पहले कहा, इसको कैसे निकालेंगे? श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करो, लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन एंगुलर पार्ट उसका सॉल्व हो रखा है, रेडियल पार्ट का सॉल्यूशन भी, इस लोकेशन पे पोटेंशियल कितना है? 0. तो रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने JL रो या NL रो या उसके किसी कॉम्बिनेशन में से पिक करना है. लेकिन इंसिडेंट वाले के लिए तो वो भी करने की जरूरत नहीं है. इंसिडेंट स्टेट तो आपका ये पोटेंशियल कैसा भी होता, ये तो हमने डेलिबरेटली कंस्ट्रक्ट की है, हमने इसे डेलिबरेटली प्लेन वेव बनाया है. तो हमारा पहला टास्क है, जो हमारी इंसिडेंट वेव फंक्शन है, जो कि प्लेन वेव फंक्शन है इस फॉर्म का, e⁻ कंस्ट्रक्टेड है, इसको प्लेन वेव्स में ब्रेक करना है. अब ये ब्रेकिंग कैसे होगी, ये भी हम लास्ट सेम में वैसे कर चुके हैं. फ्री पार्टिकल को इंसिडेंट वेव फंक्शन फ्री पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग है. इंसिडेंटली आपके इंसिडेंट पार्टिकल्स आपके फ्री पार्टिकल्स हैं, जिनका मोमेंटम k है z एक्सिस के अलॉन्ग. उसको आप कार्टेशियन में सॉल्व करते हैं फ्री पार्टिकल में, तो आपको ये सॉल्यूशन मिलता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, x के लिए अलग, y के लिए अलग, z के लिए अलग, टोटल वेव फंक्शन ये. लेकिन फ्री पार्टिकल प्रॉब्लम एक स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम भी है. फ्री पार्टिकल मतलब पोटेंशियल सब जगह कांस्टेंट, तो ये एक स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल भी है. तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल होने के कारण अगर इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के वाले मेथड से सॉल्व करें, तब सॉल्यूशन आपका ऐसा बनता है. उसमें एक एंगुलर पार्ट YLM∠θ और एक YL वाला पार्ट, एक RL वाला पार्ट, रेडियल वाला पार्ट, जो केवल L पे डिपेंड करेगा. दिस और कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए हमें पता है R की चॉइसेस ये होती हैं, या तो JL या NL या HL1 या HL2, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाला हमारे काम का है. तो इंसिडेंट प्लेन वेव जो कि ये है या ये है, उसको अब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो एक ही मैथमेटिकली एक ही इक्वेशन को आप दो तरह से सॉल्व कर रहे हैं. कार्टेशियन सिस्टम में सॉल्यूशन ये और स्फेरिकल पोलर में सॉल्यूशन ये. तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन इनके सुपरपोजिशन से कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए. इसको इस तरह से सोचिए, जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वेशन के सॉल्यूशन आपके साइन या कोसाइन होते हैं अलग अलग, और उसी के दूसरी तरह से सॉल्यूशन आप एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखते हैं, e⁻∠x या e⁻∠x. ओके, लेकिन e⁻∠x और e⁻∠x को अगर प्रॉपर्ली कंबाइन करें तो साइन भी बन जाता है और कॉस भी बन जाता है. तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये इन सॉल्यूशंस के सुपरपोजिशन के रूप में एक्सप्रेसिबल होना चाहिए. ओके, दिस तो जो हमारी इंसिडेंट प्लेन वेव है, और ये तो जनरल केस में है, माना मोमेंटम z एक्सिस के अलॉन्ग ना भी हो, कोई भी प्लेन वेव आपके पास है, आप उसको ये जो स्फेरिकल केस के सॉल्यूशंस हैं इसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब यहाँ पे मैंने जो चेंज किए हैं, YLM तो कितना होता है, सम अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स, PLM cos θ e⁻∠φ. लेकिन रेडियल वेव फंक्शन की जगह मैंने JL को पिक कर लिया है. क्यों? JL रो की जगह KR, और ऐसे सारे सॉल्यूशंस लिए और उनको अलग अलग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके सुपरपोज किया, किसी की हिस्सेदारी कम, किसी की हिस्सेदारी ज़्यादा. और क्योंकि सुपरपोजिशन में L और M सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो जो ये कोफिशिएंट है ये L और M दोनों पे डिपेंड करेगा. ओके, दिस तो ये बहुत सारे कोफिशिएंट्स हैं. ठीक है, L = 0 के करस्पॉन्डिंग M = 0 एक C00 कोफिशिएंट होगा, और L = 1 के करस्पॉन्डिंग तो M की 3 वैल्यू हैं, ऐसे 3 कोफिशिएंट होंगे, C1 -1, C1 0, C1 +1, और फिर ऐसे ही 2 के करस्पॉन्डिंग 5. तो सारे अप टू इन्फिनिटी
एल की सारी वैल्यूज़ के ऊपर सम करके आप मैथमेटिकली लिख सकते हैं। लेकिन अब पहला सवाल ये है, यहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन की जगह केवल ये वाला क्यों आया, बेसल्स क्यों आया, न्यूमा या हेंकेल क्यों नहीं आया? उसका रीज़न है अब ये फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन। आप इसको इस प्रॉब्लम के लिए याद से मत देखिए। फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें पोटेंशियल नहीं है या पोटेंशियल कांस्टेंट है, और वो सॉल्यूशन हर जगह वैलिड होना चाहिए, ओरिजिन पे भी, इन्फिनिटी पे भी, सब जगह। अगर आप बेसल्स फंक्शन में से इस बेसल्स फंक्शन का बिहेवियर ओरिजिन पे देखें तो ये वेल बिहेव्ड है, जबकि ये वाला जो फंक्शन है न्यूमा फंक्शन, इसका ओरिजिन पे बिहेवियर डाइवर्जेंट है। तो इसीलिए फ्री पार्टिकल का जो सॉल्यूशन हमने एक्सप्रेस किया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, उसमें ये रेडियल वाले सॉल्यूशन में नहीं जा सकता है। दिस इज़ नॉट वेल बिहेव्ड एट द ओरिजिन, जबकि दिस इज़ वेल बिहेव्ड एट द ओरिजिन। और अगर ये नहीं जा सकता है सॉल्यूशन में NL रो, तो HL1 और HL2 तो जा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पिछला आर्ग्यूमेंट हमारा ये था, रेडियल वेव फंक्शन का सॉल्यूशन इन चारों में से कोई होगा। लेकिन अगर ओरिजिन भी उस पॉइंट में शामिल है जहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, जहाँ पे वो सॉल्यूशन वैलिड है, तो तब ये तीनों उसमें नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, केवल ये। तो फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन सब जगह वैलिड होता है। आप इसे स्कैटरिंग के लिहाज से मत देखें कि नहीं फ्री पार्टिकल तो यहाँ पे, अरे अलग से अगर आप फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन लिखें, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, तो मैथमेटिकली वो e⁻ है। लेकिन मैथमेटिकली फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूशन सब जगह वैलिड है, ओरिजिन पे भी वैलिड है। तो ओरिजिन पे भी वैलिड अगर वो है, तो रेडियल वेव फंक्शन की जगह आपको केवल ये लेना पड़ेगा। यही जो चीज़ है, आप यहाँ समेशन ओवर L देख रहे हैं, उसके अलावा समेशन ओवर M भी है, लेकिन समेशन ओवर L आपने अपनी प्लेन वेव को पार्शियल वेव्स के सम में एक्सप्रेस कर दिया, अलग अलग L के ऊपर सम। ओके, अभी ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। इनको मैं LM वेव्स कहूँ, अलग अलग जो एक कंपोनेंट है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L एंड M, जो ये एक कंपोनेंट बन रहा है, ये तो उसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब कितनी मात्रा है उसकी, कितना अमाउंट है रफली। लेकिन ये है वेव, एक LM कॉम्बिनेशन के लिए एक वेव, फिर दूसरे LM कॉम्बिनेशन के लिए दूसरी वेव, तीसरे LM कॉम्बिनेशन के लिए तीसरी वेव। ऐसी सारी वेव्स को ऐड करें तो हमारी प्लेन वेव बन सकती है। तो इंसिडेंट वेव को हम बहुत सारी LM वेव से मिलके बना सकते हैं। लेकिन अब हमारे लिए ये एक्सप्रेशन और सिंपल होने वाला है। स्कैटरिंग के इस पर्टिकुलर सिनेरियो में देखें, स्कैटरिंग प्रोसेस में देखें, जिस तरह से हमने सेटअप लिया है, इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम, ये जो K है, ये Z एक्सिस के अलॉन्ग होता है। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम इस तरह से सेटअप कर रहे हैं। उससे क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी बनती है e⁻ और राइट हैंड साइड में ये फाई वाला पार्ट सब जगह से ख़त्म हो जाता है। इसको आप इस तरह से समझें, और समझने के तरीके भी हो सकते हैं, बट आप इसे इस तरह से इंटरप्रेट करें। e⁻ जो है, z कोऑर्डिनेट जो होता है वो r cos थीटा के बराबर होता है, x होता है r sin थीटा cos फाई, y होता है r sin थीटा sin फाई। x और y में तो r थीटा फाई तीनों आते हैं, पर z की डेफिनेशन में केवल कौन आता है, r एंड थीटा। और r तो जहाँ भी प्रेजेंट होगा, थीटा है, फाई नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में कहीं भी फाई नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड अगर फंक्शनल फॉर्म देखें, सम फंक्शन, ये मैंने स्मॉल f नहीं लिखा क्योंकि स्मॉल f हमारा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए, ये कोई फंक्शन है r और थीटा का, फाई इसमें कहीं नहीं है। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें तो फाई यहाँ प्रेजेंट है। ओके, अब आप फाई को, मतलब इसका मतलब राइट हैंड साइड में भी फाई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। स्कैटरिंग सिनेरियो के लिए अगर ये इससे रिप्लेस हुआ है तो यहाँ भी कुछ चेंज होगा, और वो चेंज क्या होगा, यहाँ फाई एब्सेंट हो जाना चाहिए। अब फाई एब्सेंट किस तरह से होगा, आप फाई को जीरो नहीं कर सकते हैं, फाई तो हमारा एंगल अराउंड दी z एक्सिस होता है। लेकिन फाई देखिए किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, e⁻m फाई। अगर m की वैल्यू जीरो हो तो e⁻0 दैट इज इक्वल टू 1, ये फैक्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो मैं ये इस तरह से इस आर्ग्यूमेंट को पेश कर रहा हूँ। स्कैटरिंग सिनेरियो में ये जो समेशन ओवर m है, ये करने की जरूरत नहीं है। आपको m की केवल एक वैल्यू लेनी है, कौन सी, जीरो वाली। स्कैटरिंग सिनेरियो में जिन पार्शियल वेव्स से मिलके हमारी इंसिडेंट वेव बन रही है, वो सारी की सारी वेव्स के लिए m बराबर कितना है, 0। इसलिए हम m को यहाँ लिख भी नहीं रहे हैं, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। और जब m बराबर 0 होता है तो एसोसिएटेड लेजेंड्रे पॉलिनोमियल PL0 cos थीटा सिंपली PL cos थीटा होता है, नॉर्मल वाले लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स। JL KR उतने का उतना ही रहा, और ये कोफिशिएंट जो CLM था अब CL0 हो जाएगा। मतलब पीछे तक ये सिचुएशन थी, L बराबर 2 के करस्पॉन्डिंग आप पे माना 5 कोफिशिएंट थे, एक C22, एक C21, एक C20, एक C2-1 और एक C2-2। पर इस सम में केवल ये वाला कंपोनेंट आता है, ये वाला, ये भी नहीं आते, ये भी नहीं आते, केवल m की वैल्यू 0 वाला। तो इसको C20 ना लिख के मैं इसे A2 लिख रहा हूँ सिंपली। केवल ये जो पहला वाला इंडेक्स है L की वैल्यू, इससे हम अपने कोफिशिएंट को लेबल करेंगे। m की वैल्यू तो 0 पे ही फिक्स्ड है।
ठीक है। C1 के करस्पॉन्डिंग L इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग 3 कोफिशिएंट थे, C11, C10, C1 -1। इस समेशन में ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो ओवरऑल इस समेशन में कोफिशिएंट्स कौन से आ रहे हैं, C10 या C20 या C30 या C40। जीरो सब में m की वैल्यू वो लिखने की जरूरत नहीं है, C10 को A1 कह दो, C20 को A2, तो वो, सो दिस वुड बी आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ये है एक्सप्लिसिटली पार्शियल वेव्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। इंसिडेंट वेव है तो प्लेन वेव ही, पर मैथमेटिकली अगर आप राइट हैंड साइड को देखें, एल की पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से ये फैक्टर डिटरमिन होगा, और अलग अलग एल कंपोनेंट्स को ऐड करके ये वेव बनी है। एल वैल्यू मतलब एंगुलर मोमेंटम, अलग अलग एंगुलर एल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग की आपने सॉल्यूशंस लिए, वेव्स ली, उनको हम वेव्स ही कहेंगे, पार्शियल वेव्स। पार्शियल ये पूरा नहीं है, ये इसका केवल एक हिस्सा है। एल इक्वल टू 0 वाला भी एक हिस्सा है। एल इक्वल टू 0 वाला हिस्सा कितना है, A0, उस कोफिशिएंट की कुछ वैल्यू होगी, J0 KR, जीरोथ ऑर्डर का ये वाला फंक्शन, और P0 cos थीटा जीरोथ ऑर्डर का ये वाला फंक्शन। और L इक्वल टू 1 वाला कितना होगा, उसका कुछ कोफिशिएंट A1, J1 KR, P1। ऐसे सारे एल कंपोनेंट्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो हैं पार्शियल वेव, और ऐसी सारी पार्शियल वेव्स को ऐड करें तो ये बन जाएगा। ओके, सो ईच एल वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू अ पार्शियल वेव। अभी एक टास्क इसमें रह गया है, ये AL डिटरमिन करना है। ओके, लेकिन ये कर लेंगे, बट मोर और लेस दिस। तो वी हैव सप्रेस्ड द फाइड डिपेंडेंस ऑन द राइट हैंड साइड बाय द चॉइस m इक्वल टू 0। और m इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, आप अगेन इसे क्लासिकल पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिकली इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क पूरा एल कंजर्व्ड होता है। अब स्कैटरिंग में आप देख रहे हैं पूरा एल कंजर्व्ड होगा कि उसके केवल उसका एक कंपोनेंट, बट क्लासिकली ये सिचुएशन है। लेकिन क्लासिकली Lx, Ly, Lz आप तीनों को एक साथ डिटरमिन कर सकते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ओके, और अगर पूरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होना है माना किसी सिचुएशन में, तो उसके तीनों कंपोनेंट्स अगर एक बार फिक्स्ड हैं तो फिक्स्ड हैं। लेकिन मैं क्वांटम मैकेनिकल सिचुएशन की बात करूँगा। क्वांटम मैकेनिकली Lz और L² ही आप साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। और पीछे हमने ये शो किया दीज आर ऑल्सो फिक्स्ड। फिक्स्ड होने का मतलब जितना ये शुरुआत में होंगे Lz की वैल्यू mh क्रॉस और L² की वैल्यू LL+1h क्रॉस स्क्वायर उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों ऑपरेटर्स h के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट। लेकिन L और m हर पार्शियल वेव के लिए फिक्स्ड हैं। इनफैक्ट m की वैल्यू तो हर वेव के लिए कितनी है, 0। अब m की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, इसको क्लासिकल और क्वांटम कंसेप्ट्स को जरा कंबाइन करके देखते हैं। हम स्पेस क्वांटाइजेशन का डायग्राम बनाते हैं। नॉर्मली स्पेस क्वांटाइजेशन का डायग्राम हम इस तरह से बनाते हैं, z एक्सिस यहाँ ऊपर की तरफ लेके ये, लेकिन इस सिनेरियो में z एक्सिस यहाँ है तो मैंने ऐसे बनाया। और फिर माना 3 पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, L की वैल्यू +1, Lz की वैल्यू +1 या 0 या -1। अब इस सिनेरियो में Lz की वैल्यू केवल 0 हो सकती है। Lz की अलाउड वैल्यू होती हैं mh क्रॉस, m की वैल्यू +1 तो +1h क्रॉस, -1 तो -1h क्रॉस, और 0 तो 0h क्रॉस। लेकिन इस सिनेरियो में m बराबर 0 क्यों हुआ, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम के लिए केवल ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी मतलब z एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये आर्गुमेंट आप यहाँ पे क्लासिकल पिक्चर में देख तो चुके थे। अगर इनिशियली क्लासिकली अगर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, ओके, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है मोमेंटम के परपेंडिकुलर होता है। बाकी जहाँ भी हो मोमेंटम के तो परपेंडिकुलर उसने होना ही होना है। तो मोमेंटम के परपेंडिकुलर अगर उसने होना है तो उसके लिए डायरेक्शंस कौन सी बचती है, ये। लेकिन ये भी हो सकती है, ये रेड पेन जो है ये। लेकिन हमेशा z के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। z के परपेंडिकुलर आप यहाँ पे से सेंटर से कोई लाइन बनाएं, यही लाइन तो होगी। m की वैल्यू कितनी है उसके लिए करस्पॉन्डिंग, 0। तो जो मैं क्लासिकल और क्वांटम आइडियाज दोनों को मैच करके आपको बता रहा हूँ क्यों ये m इक्वल टू 0 हुआ। क्लासिकल सिनेरियो में हमारी इनिशियल वेव जो है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम में z कंपोनेंट है ही नहीं। क्वांटम मैकेनिकली भी वही है। यहाँ पे वेव जो चाहे आप जो क्वांटम नंबर है, अब यहाँ वो नहीं बोलना चाहिए, जो क्वांटम नंबर है इनिशियल स्टेट में तभी भी m इक्वल टू 0 है। और स्कैटरिंग क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल से हो रही है तो वो m की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती है, तो m की वैल्यू बाद में भी कितनी रहेगी, 0। और L की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3। लेकिन कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट माना L इक्वल टू 3 वाला है तो बाद में भी उसके लिए L की वैल्यू कितनी रहेगी, 3। ओके सर, दिस। और अगेन आपको इस फिगर को ऐसा सोचना चाहिए, ये फिगर 3 डायमेंशनल है। जब हम ये फिगर बनाते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन का इस तरह का, ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है। आप सोचिए ये जो सेमी सर्कुलर ये पार्ट है, ये एक वायर का फ्रेम है और ये दूसरा वायर है, और इस वायर को पकड़ के आपने इसे रोटेट करा दिया तो आपका एक स्फीयर ऑफ रोटेशन जनरेट होगा। ओके, तो ये जो रेड वेक्टर है ये सारी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, यहाँ पॉइंट कर सकता है, यहाँ 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 यहाँ।
अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करने का मतलब इसके Lx और Ly कंपोनेंट तो अलग अलग हो सकते हैं और उनको वैसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन Lz कंपोनेंट हमेशा कितना होगा, 0। ये पार्टिकल चाहे यहाँ से स्टार्ट करे या यहाँ से या यहाँ से स्टार्ट करे या 3 डायमेंशन में ऊपर से इस एक्सिस के पैरेलल ये यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है, ये इससे ऊपर या यहाँ से केवल पैरेलल स्टार्ट करना है। तो Lx और Ly तो अलग अलग होंगे क्लासिकली, लेकिन Lz हमेशा कितना होगा, 0। हमेशा z एक्सिस के पैरेलल है तो एंगुलर मोमेंटम में z कंपोनेंट तो हो ही नहीं सकता है, और एंगुलर मोमेंटम में z कंपोनेंट नहीं होने का क्वांटम मैकेनिकल मीनिंग क्या है, m बराबर 0। तो ये m बराबर 0 जो है यही डिक्टेट कर रहा है कि आपके उस एक्सप्रेशन में f क्यों फाई का फंक्शन नहीं होता है। अब आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ओके। m इक्वल टू 0 अगर आपने डिपेंडेंस सप्रेस कर दी तो फाई तो यहाँ से गायब ही हो गया, सॉल्यूशन में से फाई तो गायब ही हो गया, ओके। बस इस फिगर को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, जो हमने किया है उसको क्वालिटेटिवली मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ। अगेन ये क्वांटम और क्लासिकल आइडियाज़ की मिक्सिंग हो रही है। इंसिडेंट वेव हमारी एक प्लेन वेव है, और ये जो डिस्क्रिप्शन है उसे अलग अलग एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा है। L इक्वल टू 0 वाला कंपोनेंट और L इक्वल टू 1 वाला और L इक्वल टू 2 वाला, अलग अलग एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स। एंगुलर मोमेंटम को क्वांटम मैकेनिकली हम ऐसा पिक्चर नहीं कर सकते कि पार्टिकल इतनी तेज़ी से रोटेट कर रहा है या उसका इम्पैक्ट पैरामीटर इतना है, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। पर अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्लासिकल आइडिया लूँ तो क्लासिकली हमने देखा था कम एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, पार्टिकल एक्सिस के करीब से स्टार्ट कर रहा है। और जब मैं करीब से कहता हूँ, आपको एक्चुअली एक सिलेंडर इमेजिन करना है। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अगर आप एक सिलेंडर इमेजिन करें छोटा सी, तो उस एक्सिस की साइड्स पे जितने भी पार्टिकल्स स्टार्ट करेंगे सबके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर बराबर है सिलेंडर के रेडियस के बराबर। और अगर आप एक बड़ा सिलेंडर कंसिडर करें तो उस सिलेंडर की सरफेस पे जितने पार्टिकल्स स्टार्ट करते हैं उन सबके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, रिलेटिवली लार्जर होगा, ओके। से फॉर एग्जांपल जस्ट मोमेंट, माना आप इस स्फीयर को कंसिडर, इस सिलेंडर को कंसिडर कीजिए, ओके। ये सिलेंडर, दिस, इसका सेंटर जो है, ये हमारी सेंट्रल एक्सिस यहाँ से पास हो रही है। जितने पार्टिकल चाहे यहाँ से स्टार्ट करें चाहे यहाँ से, सबकी वेलोसिटी तो बराबर है। इन सबके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर सेंटर से जो डिस्टेंस है बराबर है, ये इस सारी डिस्टेंस बराबर है। तो इन सब के लिए मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, बराबर क्लासिकली। और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर बनने का मतलब जो L क्वांटम नंबर है क्वांटम मैकेनिक्स में वो क्या होगा, बराबर। तो ये इस तरह की सिलेंडर की सरफेस पे जितने पार्टिकल्स हैं जो मैं इस फिगर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये सब किसी एंगुलर मोमेंटम की किसी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग है। ये वाला दिस, मैं इसे स्केच पेन से थोड़ा वो करता हूँ, अलग कलर देता हूँ। ये जो सिलेंडर है ये कम रेडियस का सिलेंडर है, तो कम रेडियस का मतलब सेंटर से कम डिस्टेंस, इम्पैक्ट पैरामीटर कम, और इम्पैक्ट पैरामीटर कम होना मतलब एंगुलर मोमेंटम कम होना। ये एंगुलर मोमेंटम जो कम वाले वो हैं, माना L इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग वाले। वैसे L इक्वल टू 0 टेक्निकली एंगुलर मोमेंटम 0 होता है उसके लिए, बट से L इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग वाले पार्टिकल्स अगर क्लासिकल पिक्चर में इमेजिन करें, वो वाले पार्टिकल्स हैं जो इस सिलेंडर या इसके बहुत इर्द गिर्द से आ रहे थे, इसके। और ऐसे पार्टिकल्स जिनका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा मतलब क्वांटम मैकेनिकली L की वैल्यू ज़्यादा होना, माना L की वैल्यू 1 के बजाय सीधे 2 ले लेते हैं। 2 वाले सारे के सारे इस सिलेंडर की सरफेस पे आ रहे हैं इनिशियली, बाद में तो स्कैटर होंगे, पर इनिशियली वो इस सिलेंडर की सरफेस पे आ रहे हैं L इक्वल टू 2 वाले, और L इक्वल टू 7 वाले इस सिलेंडर की सरफेस पे आ रहे हैं। तो हमने मैथमेटिकली जो ब्रेकेज किया है आप उसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। जो हमारी इंसिडेंट प्लेन वेव है हम उसको इस तरह से इमेजिन कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारे अलग अलग एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स समाहित हैं। और अलग अलग एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, क्लासिकली उनका इम्पैक्ट पैरामीटर अलग अलग है, ओके। ये क्लासिकल और क्वांटम आइडियाज़ हम बार बार मिक्स करते रहेंगे एंगुलर मोमेंटम आर्ग्यूमेंट्स में। सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके। ये अलग अलग एल कंपोनेंट जो हैं क्लासिकल पिक्चर में आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, ओके। इंसिडेंट प्लेन वेव जो है उसमें कम बी वाले, कम इम्पैक्ट पैरामीटर वाले पार्टिकल्स भी हैं। कम इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब एल की वैल्यू कम, ज़्यादा। लेकिन ये पिक्चर आप क्वांटम में फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्वांटम में ट्रेजेक्ट्री का कंसेप्ट ही नहीं है, ओके। तो हमारी जो अब ब्रॉड आउटलाइन है आफ्टर दिस, इसे आप इनिशियल फ्रेमवर्क ही समझें। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब जो मेजर टास्क है, सबसे पहला टास्क है वो ये निकालना है, हमें ये कोफिशिएंट एक्सप्लिसिटली निकालना है, ओके। ये कोफिशिएंट हम निकालेंगे यूजिंग ऑर्थोनॉर्मलिटी रिलेशंस, ओके। समहाउ इसको डिटरमिन करेंगे, तो पहला टास्क ये है। तो उस टास्क के बाद क्या हो जाएगा, इनिशियल प्लेन वेव को एग्जैक्ट एक्सप्रेशन उसका पार्शियल वेव्स के टर्म में आ जाएगा, ओके। फिर दूसरा टास्क होगा, फिर से पोटेंशियल इक्वल टू 0 केस में हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप ऐसा सोच सकते हैं ये सॉल्यूशन v इक्वल टू 0 केस के लिए है, लेकिन यहाँ पे हमने स्कैटरिंग वाले सिनेरियो से कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिया। हमने कहा प्लेन वेव ये होती है और उसका स्फेरिकल पोलर में ये एक्सपेंशन होता है,
ओके, समथिंग लाइक दैट। अब हम करेंगे, मुझे ये वाला वेव फंक्शन निकालना है, मैं पोटेंशियल की प्रेजेंस में इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, लेकिन फिर पोटेंशियल टेंडिंग टू जीरो ले लूंगा, तो मतलब पोटेंशियल जीरो रखते हुए हम फिर से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ओके। और फिर देखेंगे इस सॉल्यूशन में, जिसको सिंबॉलिकली मैंने यहाँ लिखा है, इस सॉल्यूशन और उस नए सॉल्यूशन में क्या चेंज होता है। और मैथमेटिकली हम पाएंगे दोनों सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस स्कैटरिंग के बाद वाला जो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है उसमें एक फेज डिफरेंस आ जाता है, जिसे हम डेल्टा एल से डिनोट करेंगे। और फाइनल टास्क होगा फिर इस डेल्टा एल को एफ से कनेक्ट करना, एफ मतलब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ओके। टास्क हमारा है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालना। तो हम देखेंगे एक एक एल कंपोनेंट वाली जो वेव है उस पर स्कैटरिंग के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। तो हम पाएंगे हर वेव का फेज़ थोड़ा चेंज होता है, ओके। एक एल इक्वल टू जीरो वाले का फेज चेंज डेल्टा जीरो, एल इक्वल टू वन वाले का डेल्टा वन। तो ये डेल्टा जीरो डेल्टा वन को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इनके एक्सप्रेशन वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर ये डेल्टा हम समझ जाएंगे तो फिर हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ये जो अलग अलग फेज शिफ्ट हैं इससे एफ का क्या रिलेशन है, ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट टास्क होगा नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट by determining the value of these expansion coefficient। आप इसे expansion coefficient समझ सकते हैं, ओके। तो ये हमें डिटरमिन करना है, so that comes in the next lecture। So thank you everybody।